हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी का रविंद्र आईएएस में सभी का स्वागत है। और आप जानते हैं कि पीटी का एग्जाम आ चुका है। क्रैश कोर्स चल रहा था यहाँ पर, लगातार उसमें क्लासेस चल ही रही थी, रुकी नहीं आपकी। तो अभी आपका करंट रह गया था, करंट सेक्शन का रह गया था, तो सर ने कहा इसे ले ले क्योंकि पीटी में बच्चे हैं जो उन्हें बहुत नीड है। और जो हम करंट अफेयर्स लाए हैं ना, तो वो पूरा का पूरा आपका पीटी ओरिएंटेड है। और मोस्टली हम कहते हैं कि 100% तो कोई नहीं दावा कर सकता, लेकिन 90 से 95% ये है कि हमारे क्वेश्चन आना चाहिए करंट में। इसमें मैंने 1 से 1.5 साल के पीछे से रखा हुआ है, सारी चीज़ें मैंने कवर किया है, चाहे आपका द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस या योजना कोई भी, तो सारी चीज़ें मैंने कवर की है। लेकिन हम सेक्शन वाइज इसमें करेंगे, जैसे इकोनॉमी है, इसके बाद साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, आईआर, पॉलिटी, ये सारे हम सेक्शन वाइज जितने भी करंट हैं इसके सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा जानना है कि आपका पीटी एग्जाम, तो अब आपके पास टाइम है नहीं। अब ये हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको, क्योंकि हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे और टाइम ज़्यादा पढ़ाएंगे। 2-2 क्लासें, 3-3 क्लासें एक दिन में हो जाएंगी, तो आपका कोर्स जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक में। और आपको पढ़ने का टाइम उधर भी आप इसमें थोड़ा टाइम देंगे तो आपका सारा पढ़ते भी जाएंगे, पीडीएफ एक बार देख लेंगे। और जितना हम पढ़ाएंगे वो पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा और आप उसे रिवाइज कर सकते हो। और ये रिवीजन का बहुत अच्छा टाइम है, आप इससे रिवीजन करें और जो आपने पहले पढ़ा है उससे देखिए कि हमने जो एक्स्ट्रा पढ़ रखा है वो तो बात अलग ही है, और जो अभी हम देंगे तो उससे भी आप पढ़िए कि आपका क्वेश्चन कोई छूटे नहीं। ठीक है। और स्ट्रेटजी ये बनाइए कि क्या होता है, यूपीएससी आप एग्जाम दे रहे हैं और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि यूपीएससी वाले लड़के को लास्ट टाइम पे कैसे पढ़ना। टेस्ट सीरीज जो आप कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज तो आप जो कर रहे हैं अभी तक किया, उसको आप अगर करते हैं, अभी लगता है कि 2-3 और बची हैं तो उन्हें कर लीजिए। लेकिन हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे, 3-3 घंटे में डिवाइड कर दीजिए, लगातार रिवाइज करिए उन्हें। ये नहीं कि आज हम 2 दिन पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे फिर इकोनॉमी पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो एकेडमिक पेपर तो है नहीं कि पहले हिस्ट्री का होगा फिर इकोनॉमी, सब क्योंकि एक साथ ही आना है। तो आप उसे एक डिवाइड करिए, घर पे टाइम दीजिए इसमें। और इस समय ऐसा टाइम दीजिए कम से कम आपके 15-12 घंटे हों इसमें पढ़ने के लिए, और 2-2 घंटे में सारे सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, लिखिए उसे, समझिए और रिलेट करिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एग्जाम में हमेशा क्या होता है, यूपीएससी का होता है एजेंडा कि करंट कुछ और देगा, रिलेट कुछ और करेगा। आप करंट में पढ़ रहे हैं इससे, आप फिर उससे हिस्ट्री पूछ लिया या इकोनॉमी का पूछ लिया, आपने कहा सर आपने करंट में ये चीज पढ़ाई नहीं। करंट में तो हमने पढ़ाया, लेकिन करंट में आपने उसका बैकग्राउंड नहीं सही से पढ़ा, प्रॉब्लम यहां पर आ गई। तो आप अगर हिस्ट्री मजबूत है, सारे सब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड मजबूत है, फाउंडेशन आपका अच्छा है, तो आप ये जानेंगे करंट उसमें तुरंत रिलेट कर लेंगे और एग्जाम में आप कर लेंगे। ठीक है। जैसे स्टार्ट करते हैं हम, तो थैंक यू गाइस, स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, अब टाइम है नहीं ज्यादा, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। यही पीडीएफ आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा उतना आपको मिलता जाएगा। ठीक है। इसमें पहली न्यूज ये है आपको, फर्स्ट न्यूज है स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। ये आप कहें करंट का है क्वेश्चन, करंट के साथ साथ इकोनॉमी को रिलेट करता है। और इकोनॉमी इस समय देख रहे हैं भारत की वैसे भी कोरोना की वजह से बड़ी प्रॉब्लम में आ चुकी है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कैसे है। जैसे पहला इसमें है नेशनल पेंशन स्कीम्स फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्संस। ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया। इसे कब लॉन्च किया गया, आपने पिछली बार देखा होगा जब 2019 के टाइम पे ये हमारा लॉन्च किया गया था, जब चुनाव उसके बाद हुए, बजट पेश हुआ, बजट के टाइम पे ये पेंशन लॉन्च किया गया था। ये पेंशन क्या है, ये आप कह सकते हैं व्यापारी जो होते हैं उनके लिए। व्यापारियों में किस किस व्यापारियों को, जैसे कि आपका शॉपकीपर है, रिटेलर है, ट्रेडर्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये बनाया गया है। ये पेंशन योजना है कैसे, जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ से जिसकी आय ज्यादा ना हो, एनुअल आय, वार्षिक आय जो है एक वर्ष में कितनी 1.5 करोड़ से ज्यादा ना हो। दूसरा, इसमें यह कहा गया है कि जो इस न्यूज का फायदा इसमें यह है, इस स्कीम का फायदा यह है आपका कि इसमें 60 साल तक आपको इसमें किस्त भरनी है। इस किस्त में ऐसा होगा कि जो आपके 18 साल से इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है कि 18 से 40 साल तक आप इसमें किस्त भरेंगे। किस्त का जो होगा 50% वो गवर्नमेंट भरेगी, और जो आपका पूरा अमाउंट मिलेगा, जो बाद में आपको पेंशन मिलेगी, उसका 50% गवर्नमेंट भरेगी, 50% आपको पे करना है। 50% का आपका होगा, जो आप उसमें रेगुलर आप भरते रहेंगे, उसकी किस्तें भरते रहेंगे, तो आपको ये सारी चीजें मिलती रहेंगी, आपको ये मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए इसमें एक चीज और दिया है कि इसमें मिनिमम जो दिया गया है पर मंथ आपको जो करना है, जो उसमें देना है, आपको किस्त देनी है, वो 3000 की है। ठीक है। तो आपको मैं
इसमें मार्क करके बताता जा रहा हूं। इन्हें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये व्यापारियों के लिए ही कह सकते हैं पेंशन स्कीम्स फॉर व्यापारी, जिसमें शॉपकीपर, रिटेल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये जिसका क्या है 1.5 करोड़ से 1.5 CR से ज्यादा नहीं, एक्सीड नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें क्या है कि ये जो है हमारा बेनिफिशरीज, इसमें क्या है, इसमें ये कह सकते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है, सेल्फ सर्टिफाइड होना चाहिए। और दूसरा इसमें कि मिनिमम इसका जो अमाउंट है हमारे पेंशन में जो देने का, हमारा जो किस्त बनी हुई है जो हमें देना है 60 साल तक, वो मिनिमम 3000 पर मंथ है। ठीक है, इसके बाद कहा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल गिव 50% शेयर ऑफ द मंथली कंट्रीब्यूशन, जो आप देंगे उस 50% वो भी वहां से पे करेगा, 50% आपको पे करना है। टोटल मिला के बाद में जो आपको किस्तें मिलेंगी वो ऐसे ही मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें एलिजिबिलिटी देखो क्या है, देखो इसमें दिया भी है, जो रिमेनिंग होगा वो बेनिफिशियरी भरेगा और जो इसका होगा 50% ये भरेगा, सरकार भरेगी। ठीक है, इसमें क्या है, रिक्वायर्ड ये है कि आपको आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए। जनधन खाता जो मोदी जी ने खुलवाया था वो आपका होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये चीज हम देखेंगे। इसके बाद मैंने एज जैसे बताया 18 से 40 साल तक आपको इसमें होना चाहिए, एज ग्रुप मिनिमम होना चाहिए, और 60 साल तक जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक आप भरेंगे। इससे जो लाभ उठा सकता है वो 18 ईयर से लेके 14 ईयर तक, 40 ईयर तक आप इसमें डाल सकते हैं किस्त। जो 40 ईयर का वो भी किस्त शुरू कर सकता है, बस उसकी किस्त थोड़ा दूसरी होगी, उसकी किस्त अलग हो जाएगी, बाद में जो हमें पेंशन मिलेगी उसके अनुसार ये काम करेगा। दूसरा इसमें कहा है कि जीएसटी रिक्वायर्ड जो है ओनली दोज टर्न ओवर एबव, जो उनका टर्न ओवर है जीएसटी जो देते हैं उनके लिए है कि 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये उनके लिए नहीं है द बेनिफिट शुड नॉट बी इनकम टैक्स पेयर, जो नहीं होना चाहिए उन्हें इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। ऑल्सो नॉट मेंबर ऑफ ईपीएफओ, आईसी एंड एनपीएस गवर्नमेंट या पीएमएसवाईएम, इसके वो नहीं होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए। ये चीजें हमारी आएंगी। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि स्कीम से, अब स्कीम से तो डायरेक्ट इसमें पूछ लिया, इसमें हो सकता है किसी ऐसा पूछ ले कि ये बताइए जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर के लिए ऐसी कौन सी योजना सरकार ने चलाई कि उसे कितने किस्त देने, या उसकी एज पूछ लेगा। एज तो दिया गया, एक स्टेटमेंट हो गया एज का, दूसरा हो गया पर मंथ का, तीसरा पूछेगा किस सत्र में चालू किया गया। तो ये सारी चीजें आपको रखना है। तो इसमें इकोनॉमी में तो वैसे भी करंट ज्यादातर आता है, लेकिन जैसे हिस्ट्री का है, ये सारी चीजें हैं, तो मैं आपको इसके बैकग्राउंड भी आपको बताता जाऊंगा वैसे। लेकिन जो नहीं, अगर कुछ बैकग्राउंड इसमें नहीं होते या मैं नहीं बताता, तो आपको जो आप पढ़ते हैं उससे रिलेट करेंगे। ठीक है बेटा, दूसरा इसमें यह है न्यूज, दूसरी न्यूज क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी बिल 2019। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, इसे आईएफएससी भी बोलते हैं। आईएफएससी जो अथॉरिटी है, बिल है 2019, इसके बारे में सरकार ने बोला ये क्या होता है, एक इंटरनेशनल होता है, आप कह सकते हैं इंटरनेशनल है। और इसका मेन कहां पर बना है ऑफिस, और इसका काम क्या है, भारत में कब आया, भारत में 2005 में आया और ये इस्टेब्लिश हुआ। ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आपको जानना है कि इसमें कहा गया है आईएफएससी जो है वो क्या है, ब्रिंगिंग बैक फाइनेंशियल सर्विस है, ट्रांजैक्शन करता है। आपको जानते हैं कि जो हमारा आदान प्रदान होता है पैसे का, उसकी बात हो रही है। ठीक है, और इसमें कुछ लोग कमेंट कर भी रहे हैं, क्लास स्टार्टेड नॉट एट, स्टार्ट हो चुकी है बेटा। और अनिल शर्मा और इन्होंने अलका इंडिया टेक्नोलॉजी का हाय बेटा। और अब इतनी लोग हैं, आप पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछते जाइए ऐसे ही। और वैसे जो समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताता जा रहा हूं। तो इसमें क्या है कि जो हमारा फाइनेंशियल है ट्रांजैक्शन, इसका जो मैंने बताया आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जो बिल 2019 है, ये क्यों न्यूज में है, चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि ये क्या है, इसने अभी हाल ही, पहले तो इसके बारे में जान लिया है क्या, और ये इसके फाइनेंशियल जो सेंटर हैं सबसे पहले जो लीड कर रहे हैं वो कहाँ है, वो सिंगापुर और आपका लंदन, सिंगापुर और लंदन में है ये। सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड लाइक लंदन एंड सिंगापुर में लीडिंग ये आईएफएससी सेंटर्स हैं इसके। और इसका काम ये है कि जो इंस्टीट्यूट है, ये सब्सिडियर्स है, ब्रांचेज हैं इसकी, ये बहुत सारी जगह खुली हुई हैं, कई देशों में खोली गई हैं इस समय, और भारत में भी ऐसा है कि यू टू प्रोवाइड द इंडियन कॉर्पोरेट एजर। और इसका जो बना हुआ है गुजरात में गांधी नगर है, वहां पर इसका ऑफिस बनाया गया है, वहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया भारत में आईएफएससी का। तो आपको इस चीज के बारे में जानना है। दूसरा इसमें देखेंगे कि इसकी जो सर्विस है वो क्या क्या प्रोवाइड कराती है, आईएफएससी कैन प्रोवाइड करें फंड राइजिंग सर्विस इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट्स। जो फंड मिलता है उस फंड को, ये फंड इसलिए आप ये सोचेंगे क्यों मिल रहा है, ये क्या है, ये फंड देती है। फंड के साथ साथ आप देखेंगे जब कभी आप नौकरी करते हैं तो उसमें एक कहते हैं ना फंड आने वाला है, वो इसी का देन है, इसी में आता है। आपको जैसे कि इंश्योरेंस
क्लेम करना है, या रिस्क का कोई होता है काम उसका, ये सारी चीजें जो आपको बेनिफिशियरी जो उससे लाभ होता है, बेनिफिट होता है जो उसके व्यक्तियों को जो इसमें आईएफएससी के अथॉरिटी में जो उसमें काम करते हैं कंपनी, तो कंपनी में हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या कुछ भी, तो उसे जो मिल रहा है वहां से, एक आपका लाइफ इंश्योरेंस का हो गया, या आपके बीमारी का हेल्थ इंश्योरेंस का हो गया, या आपका रिस्क कुछ होता है उसका पैसा ये फंड में जमा होता है, कुछ ऐसी चीजें, तो वो सब कौन करता है? आईएफएससी, और ये हमारा इंटरनेशनल से रिलेटेड होता है। दूसरा, इसमें देखो एक चीज है कि इंश्योरेंस कंपनी जो मैंने बताया, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट, ग्लोबल टैक्स, ये लाइबिलिटी, ये सारी चीजें आपको इसमें समझनी है कि जो ऐसी चीजें दे रही है सरकार, इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस ऑपरेशन, रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशंस, ऐसे सभी में ये हमारा काम करता है, ये हमें देती है इसमें, तो ये इसका काम बड़ा अच्छा है इसमें कि जो इसके द्वारा हमें ये चीजें मिलती हैं। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि ये जो सेटअप हुआ है अथॉरिटी, इसे कौन करता है? तो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, ये ही इसे अथॉरिटी देता है, सेटअप कराता है। अगर हम इसके भारत की बात करें कि भारत में कैसे आया और इसने कैसे मैनेजमेंट ऑफ द अथॉरिटी कैसे हुआ, तो इसमें कहेंगे कंसिस्टेड ऑफ द चेयरमैन, वन मेंबर इज टू, ये कहेंगे नॉमिनेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक लेता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें बन सकता है यहां से कि इसमें जो एक मेंबर लिया जाता है, जो नॉमिनेट किया जाता है, वो कहां से किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसे नॉमिनेटेड किया जाता है। दूसरा जो लिया जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से लिया जाता है, सेबी जिसे बोलते हैं। और इसमें और कहां से लिया जाता है? आप कहोगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDAI। अब इन्हीं से क्वेश्चन बन, यहां से ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर एग्जाम्स कह सकते हैं, इसमें पूछ सकता है, यूपीएससी यहां से पूछेगा। और अलग वो दूसरा क्या होता है आप कहेंगे, एंड द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, 2 members to be nominated by the central government and 2 other whole time or full time or part time members। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैं बता दूं, ये हर एक डिपार्टमेंट से इन्होंने उठाया हुआ है एक बंदा। वो क्या है कि आपको वो उस फील्ड का एक स्पेशलिस्ट उठाते हैं कि वो हर चीज में, जैसे पेंशन वाले डिपार्टमेंट से पेंशन देना है तो वहां से ले लिया, दूसरा एक इंश्योरेंस वाले से उठा लिया, एक आरबीआई का है जो उसको देता है, रेगुलेट होता है, तो ये सारी चीजें वहां से कवर करता है। ठीक है, इसमें देखो फंक्शन ऑफ अथॉरिटी, जो इसके फंक्शन है ये क्या करती है। दूसरा इसमें देखेंगे आप कि रेगुलेट द ऑल फाइनेंशियल सर्विस, regulate the all financial service products, the FLs and the IFSC which has already been permitted by the financial sectors regulated IFSC। ठीक है, ये चीजें इसमें कर रही। आप इसमें ये देखेंगे कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, फाइनेंस करने वाली चीजें हैं, उनमें सभी में ये इंक्लूड होता है, ये अथॉरिटी देता है उस चीज को। और आप देखेंगे कि इस चीज को मैंने बताया था कि इसमें जो ये कवर करता है ये एप्लीकेबल होता है क्या, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर जो होता है हमारा, ये इसे कौन सेटअप करता है? ये सेटअप करता है अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। इसके अंडर ये हमारा किया जाता है। किसके अंडर सेटअप होता है? जैसे कि भारत में सेटअप किया गया, तो किसके अंडर में सेटअप किया, किसके अंतर्गत सेटअप किया गया है? तो आप कहोगे सर ये सेटअप किया गया है, ये आप कहोगे किसके? ऑल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स सेटअप अंडर द, ये इंपॉर्टेंट है, अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। इसके अंतर्गत ये क्या किया गया, इसमें सेटअप किया गया है। दूसरा, भारत में जो पहली बार सेटअप हुआ ये कहां हुआ था? गुजरात में हुआ, और इंडिया फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट आईएफएससी इन इंडिया हैज बीन सेटअप एट द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, या आप कहेंगे गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर। गांधीनगर है, गांधीनगर वहां की राजधानी भी है, कैपिटल है। और ये गांधीनगर में ये ऐसे पूछ सकता है गिफ्ट किससे रिलेटेड है। अब देखो गिफ्ट सिटी या गिफ्ट करके पूछ लेगा। और अब देखो आपको क्या पूछा, गिफ्ट पर पूछा और बाकी सारी चीजें छोड़ दी। ये न्यूज में क्या था, अब उसमें पूछ लेगा आईएफएससी रिलेटेड है, या फिर पूछेगा कि इस जोन को रिलेटेड, इससे बता देगा। तो आपको बताना है कि ये है क्या चीज। तो इसे सेटअप किया गया है इंडिया में, ये इस नाम से सेटअप किया गया, किस नाम से? सेटअप गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये गिफ्ट इसे बोला गया, शॉर्ट में गिफ्ट कर दिया गया है। गिफ्ट से यहां से आपका आ जाए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में यूपीएससी कैसे पूछे, यूपीएससी ऐसे ही उठाया गया, यहां से आपको ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे यहां से तीसरा है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। देखो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम ये है क्या, जो आप एनबीएफसी नॉन बैंक जो होते हैं हमारे फाइनेंशियल, उसके बारे में आप पढ़े होंगे और इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना है। ये थोड़ा सा अलग है और ये क्यों आया न्यूज में और क्यों इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जैसे कि देखते हैं, मैं थोड़ा सा कमेंट भी देखते जाऊं
इसमें किसी ने कुछ भेजा है, सर डू वी नीड टू मेक नोट्स एंड देम आर ओनली लिसन योर लेक्चर। नहीं, नोट्स बनाने नहीं है आपको बेटा, इन्होंने अनिल सक्सेना का है, आपको नोट्स बनाने नहीं है, आपको ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, टेलीग्राम में आपके पढ़ जाएगा, जितना भी पढ़ाया जाएगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो आपको एग्जाम देना है, तो आप इसे नोट्स बनाने में नहीं, लेक्चर लीजिए, लेक्चर लेने के बाद आप इसको पीडीएफ को आप वहां से ले लेंगे, वहां से टेलीग्राम से जितना पढ़ाया जाएगा वो रोज का पढ़ता जाएगा, और जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे आपको पूरी कंप्लीट मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आप इसमें सिर्फ पढ़ें और उसको टेलीग्राम में अभी जस्ट मेरे क्लास के बाद आपको इसमें पढ़ जाएगी, आप उसको देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको इस चीजें नहीं देखना दोस्तों। और अब चलते हैं इसमें, देखो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम मैंने बोला, तो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या है, एनबीएफसी जो है ये गेट्स कैबिनेट नोट देती है ये, और इसमें एक पॉइंट आएगा, मैं अभी बता रहा हूं इसमें, ये क्या करता है कि जो हम परचेज करते हैं हाई रेट में, उनके फाइनेंशियल साउंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हमारी होती हैं, एनबीएफसी जिसे बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंशियल, ये क्या करती है, पब्लिक सेक्टर के द्वारा ये क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा रही हैं आजकल। क्रेडिट कार्ड जो उपलब्ध करा रही हैं वो किसके अथॉरिटी के द्वारा करा रही हैं, ये जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे कि आप कार लोन लेते हैं, हाउस लोन लेते हैं, वैसे ये जो नॉन बैंकिंग वाले जो कंपनीज हैं वो कंपनियां भी लोन देने के लिए यहां से दिया गया है, इसने ये चलाया हुआ है, एनबीएफसी जितने भी हैं उन्होंने इसको चलाया हुआ है, इस योजना को, इस क्रेडिट कार्ड योजना को। तो उसमें कहा गया है कि जो हाउस वाले हैं या पब्लिक सेक्टर से द्वारा जो बनते हैं, हमारे हाउसिंग फाइनेंस है कंपनी है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और ये क्या है, ये अलाउ करता है कि जितना भी परचेज ऑफ हाई रेटेड पोल्ड एंड असेट्स जो भी है इसमें आप उस पर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा इसमें। तो ये स्कीम जो कवर कर रही है, मैंने पहले बताया एनएफसी हाउसिंग जो हाउसिंग फाइनेंस है उसके लिए, लेकिन इसमें क्या है कि एक चीज इसमें है कि हैव स्लिप्ड इनटू द स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA ओ कैटेगरी ड्यूरिंग द 1 year period to August 1, 2018 एसेट द पूल रेटेड B++ आर हायर। इसमें क्या था कि ये इन्होंने यहां से स्लिप किया हुआ है, माइट हैव बीन स्लिप्ड, हो सकता है कि ये हटाया जाए या स्लिप किया जाए यहां से, लेकिन ये जो शुरुआत किया गया था, जो जोड़ा गया था इसमें, तो आप कहोगे अगस्त 2018, अब देखो यहां से उठा गया है। अब आपको क्या करना है, आप उसमें जाएंगे गूगल पे और 2018 का इसमें देख लेंगे थोड़ा सा, तो उसमें हो सकता है कि वहां से क्वेश्चन उठा दिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि जो सपोर्ट सिस्टम होता है स्कीम, ये क्या होता है, 1 टाइम पार्शियल क्रेडिट कार्ड होता है, ये सिर्फ एक बार मिलता है। 1 टाइम क्या होता है, पार्शियल क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड होता है। आप ये कहेंगे ये स्कीम जो होती है 6 मंथ आरटिल, ये कह सकते हैं 6 महीने के लिए होता है, और ये 1 करोड़ तक ये कह सकते हैं अथॉरिटी इसकी होती है कि आप यहां तक ले सकते हैं, ऑथराइज करता है 1 करोड़ तक। 1 करोड़ तक क्या अथॉरिटी देता है जो कवर कर, और जो जल्दी ही ये भी है इसका कि जो इसका लेने का प्रोसेस है वहां से, जैसे आप लोन दिया, लोन को लेने का प्रोसेस है वो भी इसका बहुत अर्लियर होता है, पहला। दूसरा ये है कि इसमें फर्स्ट लॉस जो आप कह रहे थे 10% तक, आप कहेंगे फर्स्ट लॉस अप टू 10% ऑफ अमाउंट द वैलिड फॉर द 24 मंथ। जो आपको जो पहला आपको लॉस हो सकता है इसमें गारंटी में कि वो कितना होगा, वैलिड होगा, वो आप कहेंगे 24 मंथ्स में हमें उसको करना ही पड़ता है। जो आपको उसमें परसेंटेज होता है, जो आपका एक कहते हैं ना वो लगती है, ब्याज लगती है, इंटरेस्ट लगता है, वो आपको देना पड़ता है। और इसमें देखो क्या है कि इसमें परचेजिंग गाइडलाइन है, वो कैसा है कि इसमें एक्वायर होता है कि इसका फेयर वैल्यू होनी चाहिए, उसकी जो आपका लेने वाला होगा, कंज्यूमर होगा, उसकी कैसी होनी चाहिए वैल्यू, फेयर वैल्यू होना चाहिए। दूसरा बायबैक एनबीएफसी हो या फिर दूसरे से हो, ये क्या जो ऑप्शन आता है एनबीएफसी का, एनबीएफसी ये क्या है, ये क्या करेगा कि 12 मंथ के बाद फिर से आप इसके लिए कोई दूसरी चीज, अगर दूसरा कुछ आपको लेना है, दूसरा क्रेडिट कार्ड दूसरे के नाम पे, तो आप तब इसमें ले सकते हैं। जब इसका पूरा फाइनल हो जाएगा, दूसरा कार्ड भी बनवाएंगे, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, जमा कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज देखेंगे, सॉरी, अब इसमें एक चीज ये देखेंगे बेटा, क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मैंने बोला स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, ये अब इसमें नहीं है, इसको स्लिप किया जा सकता है, हटाया जा सकता है इसमें, लेकिन पहले था, ये 2018 में आया था। इसका मेन मुद्दा क्या था,
2018 में आया था, लेकिन चालू हुआ था। लेकिन इसके बारे में इंट्रोड्यूस को कहें तो आरबीआई ने जो इंट्रोड्यूस किया था वो 2014 में इंट्रोड्यूस किया था इसे, ठीक है। जैसा इसमें लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पेशल मेंशन अकाउंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई इन 2014 आप कहेंगे। और ये किस रूप में किया गया था? पोटेंशियल टू बिकम एन एनपीए या स्ट्रेस्ड एसेट्स। जो एनपीए में आ जाते हैं, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स में, उनके लिए 2014 में इन्होंने आरबीआई ने इसको बताया था, इंट्रोड्यूस कराया था हम लोगों को कि आपको ये जानना है कि एनपीए में कौन क्या काम करता है, एनपीए होता क्या है। तो उसके जब एनपीए का मैटर चल रहा था, आपको जानते हैं कि नीरव मोदी इसके पहले बहुत सारी चीजें एनपीए में आए और इन्होंने बहुत नुकसान किया। और एनपीए में जो लोग आ जाते हैं उनकी बात है, उनके बारे में ये इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले 2014 में। ये भी ऐसे ही करता है, जो अकाउंट होते हैं उनके आइडेंटिफाई, उनके अकाउंट की आइडेंटिफाई के लिए हमारा इनसे बनाया जाता है। और कह सकते हैं पोटेंशियल टू बी बिकम एन एनपीए स्ट्रेस्ड एसेट्स, उसको बनाने में ये पहले मदद करता था, कैसे क्या इसे करना है, कैसे हमें उसे रूल रेगुलेशन होने चाहिए उसके बारे में। लेकिन अभी हो सकता है कि इसमें एनबीएफसी और हाउसिंग लोन एचएफसी को हो सकता है कि अब इसे क्या करे, धीरे धीरे स्लिप कर दे, हो सकता है, अभी किया नहीं है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान देना। दूसरा आप कहेंगे कि जो हमारा इसका है ये कितने दिन में प्रोसेस होता है, आपको पता होगा 90 दिन का प्रोसेस होता है एनपीए एसेट्स का हमें लेने के लिए। पहले वो देगा 90 दिन का, पहले 3 महीने का, उसमें कम से कम मिनिमम टाइम देता है कि 3 महीने में आप इसे कर दीजिए, जितना भी है उतना आप करिए, इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो ये अकाउंट सोज द सिम्टम्स बैड एसेट्स क्वालिटी इन फर्स्ट 90 डेज इटसेल्फ, ठीक है। दूसरा इसमें कहेंगे नॉन फाइनेंशियल सिंगल स्ट्रेस होता है इसमें होता क्या है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ये यूजली करेक्टराइज्ड कह सकते हैं ड्यूरेशन, कैसा, ऐसे में एनएफ नॉन फाइनेंशियल सिंगल स्ट्रेस होगा। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट नॉट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 30 डेज बट अकाउंट शोइंग इंसेप्ट्स। अब इसमें देखो क्या है ना कि पेमेंट ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए, कितनी, 30 दिन से ज्यादा। अगर 30 दिन से ज्यादा होती है तो आप क्या कहेंगे, उसे मौका देंगे दोबारा। जैसे कि आपके घर आपने कोई चीज लोन ली, ठीक है, समझना ये है, आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद क्या किया आपने कि आपने उसको नहीं दिया, या एक बार नहीं दिया, आपने पेमेंट नहीं भरी, तो उन्हें 1 महीने नहीं, दूसरे बार आपको बोलेंगे कि आप जमा कर दिए, दूसरी बार नहीं किया, तीसरी बार फिर बोलेंगे। तो ये सब जब नहीं होता तो ये हमारा 3 महीने बाद आपको एनपीए में डाल देते हैं कि मैक्सिमम जो टाइम है वो 90 डेज का, लेकिन मिनिमम 30 डेज है। 30 डेज में अगर नहीं करता है वो, तो आपको उसको रिमाइंड कराना है, आपको उसको करवाना है, उसे जमा कराना है कैसे भी करके। दूसरा इसमें एक प्रिंसिपल और बना था, इसका जो नियम है तो वो क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू बिटवीन कितना, 31 से 60 दिन में, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू 90। जैसे ही देखो मैंने क्या होता है, पहले किस्त इसमें, दूसरी इसमें अगर नहीं भर पाता तो इतने में फिर से ओवर ड्यू का उसको दीजिए, उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए। तीसरे में नहीं देता है तो तीसरा दीजिए, इसके बाद नहीं देता तो आप एनपीए में उसे डाल सकते हैं, ठीक है। यही चीज हुई थी। चलिए आगे देखते हैं बेटा। इसमें आगे यह है कि वैक्री ई ऑक्शन पोर्टल, ये है क्या वैसे। देखो ये इतना बढ़िया काम किया इसने, जो ये लॉन्च किया गया है ये, तो ये इसलिए यूनियन फाइन मिनिस्ट्री ने, जो यूनियन है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसने हाल ही में इसे लॉन्च किया है। ई ऑक्शन पोर्टल, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि जो ऑनलाइन ऑक्शन होता है, बैंक के अटैच्ड होते हैं ऐसे, उनका एक जो हमारे जैसे कि ऑनलाइन आप कुछ ले रहे हैं, अब उसमें ट्रांसपेरेंसी और उसमें एक क्लिनिटी की साफ सुथरा काम हो ना, उसमें कोई वो हो आपका कैसा, आपका भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, उसमें कोई चीजें लेने देने का एकदम ट्रांसपेरेंसी, जो हम दे रहे हैं, जो ले रहे हैं, हमें वो चीज दिख रही है कि हाँ हमने ये सही है, इसका यहाँ से रेट सही आ रहा है। तो वही चीज उन्होंने बताया कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो हाल ही में इसे लॉन्च किया है, तो ई विक्रय ई ऑक्शन पोर्टल को, इसका मेन मुद्दा ये है कि जो हम ऑनलाइन जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स अटैच्ड होते हैं एसेट से, जो जैसे कि आपने खाता खुलवाया तो उसका ट्रांसपेरेंसी, उनकी क्लीनली आप कह सकते हैं इंप्रूव्ड रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू, इनकी एक वैल्यू है जो इनकी वो है, एक फील्ड वैल्यू बनी हुई है, मार्केट वैल्यू बनी हुई है, उसमें एक इनकी बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगा, और हमें भी विश्वास उसमें अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। इनका मेन मुद्दा ये था। आप इनमें देखेंगे जैसे आप कह सकते हैं ऑनलाइन एसेट्स, ये पेमेंट बैंक, जैसे पेटीएम बैंक आप देखते हैं, या फोन पे हो गया, तो फोन पे तो कोई नहीं है, पेटीएम बैंक हो गया, जैसे ऐसे छोटे छोटे जो बैंक हैं उनमें एक ऑनलाइन प्रोसेस जो होता है, उनका आप देखते हैं कि सारी चीजें हमें दिख रही होती हैं, या फिर ऐसे बैंक, तो उनके लिए बात कही गई कि वो बैंक और कस्टमर एसेट्स जो होते हैं उन दोनों के बीच में कैसे कितना
कितना अच्छा होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हर चीजें तो पारदर्शी होना चाहिए, दिखना चाहिए, साफ सुथरा हो काम, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो कुछ भी। ठीक है, दूसरा आप आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। क्या है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये देखो, ये आज की न्यूज नहीं है, ये बहुत पुराना चला आ रहा है, ये आज का नहीं है। सॉवरेन जो हमारा है गोल्ड बॉन्ड, ये आज का नहीं है, ये इसलिए चलाया गया था, इसे सरकार ने इसलिए चलाया था क्योंकि जो हमारे देश का है, देश का सोना, जो लोग है क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बाहर से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको क्या करें, रिड्यूस करें, कम किया जाए इसको। उन्होंने बताया इसे कम किया जाए। कम करने के साथ साथ आप 1 ग्राम से लेके 4 किलो तक आप क्या कर सकते हैं, उसको बैंक में जमा करके वहां से पैसा उठा सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसे फिर इसके बाद आप जमा करके जब आपको जरूरत पड़े आप उसे ले सकते हैं। ये लोन बनाया गया था कि आप अपने घर पर न रहे, क्योंकि हमारे भारत के जो लोग हैं ज्यादातर आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं, इसको पहनते हैं, सोना घर पे रखते हैं। तो इसके लिए इन्होंने बनाया था कि जो हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इसके तहत क्या होगा कि आप बैंक में जमा करा सकते हैं 1 ग्राम से लेके 4 किलो तक। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्या होगा, अगर कोई वो है गवर्नमेंट का सोना है या कोई, तो वो 20 किलो तक आप रखा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स के होंगे या कोई कंपनीज है वो अपना रखवाती है, तो वो क्या करती है, वो बिजनेसमैन जो उसमें होता है, आप कह सकते हैं जो दुकानों में आता है, तो वो 20 किलो तक उसमें रखाया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए या 2 लोग एक साथ ज्वाइंट अकाउंट वाले भी हैं, तो 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक आप उसमें रख सकते हैं। उसका पैसा उठा देंगे, आप लिक्विडिटी में आ जाएगा और आप इसे यूज कर सकते हैं। जब आपको जरूरत हो आप उसे दे के वहां से ले सकते हैं, लेकिन आप घरों पे कम रखेंगे। इससे क्या होगा, आप बाहर से एक्सपोर्ट भी नहीं ज्यादा करें और उसे सुरक्षित रखें। तो इन सब चीजों के लिए इन्होंने बनाया था। आपको मैं थोड़ा सा इसमें और इंट्रोड्यूस कर देता हूं, इसमें चीजें देखनी है क्या, कि इसमें जो हमारा कंसल्ट विद किसके साथ हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और उसने डिसाइड किया था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए। और ये जो हमारा जो बना था, स्टार्ट हुआ था, आप कहेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे पेमेंट बैंक, इनके लिए था। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, ये हमारे जितने पोस्ट ऑफिस आप मान लो, इन सभी में ये बताया था, स्टॉक एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस, इनमें सभी में ये कह सकते हैं कि ये बॉन्ड विल बी सोल्ड थ्रू। इसमें कहा गया कि इन सभी में आप इन्हें बेच सकते थे, इन सभी में आप इन्हें रख के पैसा उठा सकते थे, ये बताया गया था। इसके बाद देखेंगे इसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में होता क्या है। ये मैंने बताया कि अभी की न्यूज नहीं है, ये कैसा है, 2015 में ये आया था, 2015 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि बैंकों में चलाया जाए। दूसरा इसके बाद कहेंगे हेल्प रिड्यूस इंडियाज ओवर डिपेंडेंट गोल्ड्स। मैंने क्या बताया, डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स, जो इंपोर्ट करते हैं हम, उसको डिपेंडेंस जो होती है हमारे इंपोर्ट पे खरीदने का, उसको कम कर देना। इसका क्या मेन मुद्दा था, उसको घटाना। और दूसरा इसको क्या है कि मैं क्या बताया था, इसके हैबिट जो लोगों की है, हमारे भारत के लोगों को जो फिजिकली सेव करने की, वो धीरे धीरे बंद हो जाए और बैंक में रखना शुरू कर दे। बैंक में सेव भी रहेगा, पैसा भी मिल जाएगा, आप उसे यूज भी कर लेंगे, जब आपको जरूरत हो आप उसको फिर से ले सकते हैं और अपने यूज में ला सकते हैं। ठीक है, ये बस इतना होगा कि ये गोल्ड टू अ पेपर फ्रॉम विद द सॉवरेन। तो ये क्या होगा, बैकिंग आप जो उसमें डालेंगे, ये पेपर के रूप में आपके पास रहेगा। कैसे रहेगा, पेपर के रूप में, एक कागज के रूप में आप में रहेगा सोना ही, लेकिन आपके घर पे नहीं होगा, वो बैंक में होगा, एक पेपर आपके पास होगा। इस चीज के बारे में इसमें देखो, एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है, रखने के लिए क्या क्या जरूरी होती है, कैसे आप रख सकते हैं। तो आप कहेंगे ये बॉन्ड है जो हमारा, ये रिस्ट्रिक्टेड करता है, क्या रिस्ट्रिक्टेड है कि सेल टू रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज इंक्लूडिंग इंडिविजुअल आप हुप्स ट्रस्ट यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, क्या कह सकते हैं, ये इनको रिस्ट्रिक्टेड है, ये नहीं कर सकते ऐसा। चैरिटेबल ट्रस्ट ये सब नहीं इसमें दे सकते, लेकिन हाँ उन पे कहा गया है जैसे कि कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जैसे कोई मंदिर है ऑथराइज्ड है या गवर्नमेंट का है, तो वो जमा कर सकते हैं 20 किलो तक। दूसरा इसमें क्या है, मैंने बताया था अभी जस्ट मैंने बताया ना कि इसमें मल्टीपल ऑफ ग्राम्स कितना होता है, कि देखो इसमें दिया होगा बेसिक यूनिट 1 ग्राम है, और इसका क्या कर सकते हैं कि पीरियड 8 ईयर तक होती है, और दूसरा 5 ईयर में एक्सरसाइज आप फिर से इसे क्या कर सकते हैं, इसे दोबारा से इसे रिवाइज करके फिर से जमा कर सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट डेट आप फिर से अपनी बढ़वा सकते हैं। दूसरा मिनिमम क्या है, मैंने बताया था मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट इसकी क्या है 4 kg, यही बताया मैंने। लेकिन कह सकते हैं हुप्स या 20 kg फॉर द ट्रस्ट एंड सिमिलर यूनिटीज,
ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट का जो हमारा टाइम टू टाइम जमा होता है, नोटिफाइड होता है, ये इनके लिए, वो भी गवर्नमेंट जब करेगा कि अब 20 किलो जमा करना है, अब नियम क्या है, तो सारे नियम को चेंज करते हुए इसमें क्या है बताता जाता है कि कैसे हमें करना है, ये चीज हमें समझनी है। तो ये ट्रस्ट के लिए निकालेगा रूल, कभी कभी गवर्नमेंट अपने लिए रूल निकालेगी, कभी कोई आपके आ जाते हैं कि सिमिलर एंटिटीज आते हैं तो ये ट्रस्ट है तो इनके लिए, लेकिन ये 20 किलो तक कर सकते हैं। बाकी जो है वो हुप्स के लिए 4 है, और बाकी जो हम लोग हैं वो कितने 4 किलो तक मैक्सिमम कर सकते हैं, आपको ये समझना है। अब इसमें मेन जो और थोड़ा सा है कि ज्वाइंट होल्डर, मैंने ज्वाइंट होल्डर के लिए भी ये भी बताया था कि उसकी लिमिट कितनी है ज्वाइंट होल्डर की, कि अगर एक बंदा है तो वो कितना, 2 लोग हैं तो उसमें जो पहला बंदा होगा जमा करेगा तो 4 kg तक इसमें जमा करेगा। दूसरा आप कहेंगे इसमें कि जो लोन है वो कैसे भरेगा, तो ये आप मैं बता सकता हूँ, लोन मैंडेट करता है किसके द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा। टाइम टू टाइम ये क्या होता है, मैंडेट होता रहता है। मैंडेट होते के साथ साथ इसमें क्या क्या जरूरी है, अब क्या इसके रूल बदलना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आती जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसने कहा है सर जूम इट, ये मुझे लगता है कम दिख रहा है, मैं और जूम कर देता हूं आपको। अब दिख रहा है जी, अब तो नहीं है कोई समस्या, अब दिख रहा होगा। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। और इसमें जो रेट होगा, इंटरेस्ट रेट होगा बेटा, वो कितना होगा, 2.5% लगता है। कितना लगता है, 2.5%। और ये वार्षिक होता है, एनुअल होता है, ठीक है, वार्षिक होता है, एनुअल होता है 2.5%। जैसे आप किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसमें भी एनुअल लगता है, तो इसमें भी ऐसा ही है कि एनुअल है और वार्षिक लगता है इसमें, और आपका जो परसेंटेज है वो 2.5% लगता है, राइट। अब इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे, इसमें भीम 2.0, भीम ऐप आपने देखा, इस समय बहुत आप डालते हैं, आप जाते हैं जब मार्केट में या कुछ लेने जाते हैं तो आप भीम पे क्या करते हैं, यूपीआई के थ्रू, भीम के थ्रू आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। उस चीज के बारे में फिर से न्यूज आया है, क्योंकि फिर से इसको क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, फिर से इसमें थोड़ा सा बनाया गया, कुछ चीजें अपडेट की गई हैं, वो इसलिए दोबारा आ गया, 2.0 के नाम से आ गया है। गवर्नमेंट लॉन्च भीम 2.0, ठीक है, इसे लॉन्च किया है, लेकिन इसके फंक्शन और जो एडिशनल लैंग्वेज हैं उनको इन्होंने सपोर्ट करने के लिए इसे फिर से अपडेट किया गया है। अभी इसमें बताऊंगा कि लगभग इसमें 13 और लैंग्वेज और 2-3 लैंग्वेज और आप कह सकते हैं, तो 13+ लैंग्वेज इसमें अपडेट की गई हैं, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि ये हमारा भारत जो पूरा इसका नाम है भारत इंटरफेस ऑफ मनी, ठीक है। यूपीआई बेस्ड पेमेंट होता है, जैसे आप फोन पे करते हैं, लेकिन भीम का अलग से ऐप आता है, आप देखते ही हैं, ठीक है। ये डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आजकल सभी में आ रहा है। एनपीसीआई, अगर कोई बैंक में भी नेट द्वारा कुछ करते हैं हम, तो उनमें भी यही एनपीसीआई ही अब काम कर रही है। अब उसमें जैसे कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, उसमें भी आपको ये दिखेगा एनपीसीआई, आप कुछ चेक करना चाहते हैं, क्योंकि अब आधार कार्ड लिंक करती है तो यही करती है, बैंकों में लिंक कर रहा है इस समय, ठीक है। ये भी आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना है कि इसके द्वारा इसने क्या किया, इसको डेवलप किया हुआ है, अलाउज रियल टाइम फंड ट्रांसफर एंड लॉन्च इन दिसंबर 2016, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था, ये इसकी बात हो रही, ये भीम के बारे में जो अभी लॉन्च किया गया, भीम 2016 में आ गया था, राइट। लेकिन भीम 2.0 जो आया है, भीम ये 2016 में हो गया था, लेकिन भीम जो 2.0 ये आप कहेंगे कि ये अभी लॉन्च हुआ है, ये पहले का लॉन्च नहीं है। पहले जो लॉन्च हुआ था वो खाली भीम था लॉन्च, ठीक है। अब इसमें जो नया आया है भीम 2.0 में, उसमें क्या नया है, उसमें यह है कि जो डोनेशन गेटवे है, इंक्रीज ट्रांजैक्शन, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। पहले क्या होता था, एक लिमिट थी, अब उसमें हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई कि आप ज्यादा पेमेंट उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे लिंकिंग मल्टीपल बैंक्स अकाउंट्स, मर्चेंट्स एंड अप्लाइंग आईपीओ गिफ्टिंग, ये सारी चीजें उसमें दे दी गई हैं साथ में। और मैंने बताया कि 3 एडिशनल लैंग्वेज है इसमें, कौन सा, कोंकणी, भोजपुरी, हरियाणवी, ये भी जोड़ी गई हैं, प्लस ओवर एंड एबव द एग्जिस्टिंग 13। और ये अब क्या हो गया, 13 से ज्यादा इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, और ये पहले अभी इसमें नई जोड़ी गई हैं, वो 3 लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी 3 लैंग्वेज जोड़ी गई हैं, कोंकणी और भोजपुरी और हरियाणवी, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेज जोड़ी गई हैं, टोटल मिला कह सकते हैं कि सभी 13 से ज्यादा हो चुकी है लैंग्वेज, ये था। और यूपीआई होता क्या है, यूपीआई के बारे में तो आप सभी जानते हैं, यूपीआई पेमेंट आप करते ही हैं, इसकी आईडी बनती है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्या है यूपीआई। यूनिफाइड
पेमेंट इंटरफेस और सिस्टम द पावर्स मल्टीपल बैंक्स, जो हम एक दूसरे में मतलब एक बैंक से आप सभी बैंकों में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप फोन पे है तो आप किसी बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। वही चीज है कि एक सिंगल एक विंडो वो कई सारी विंडो को कवर करती है, कई सारे बैंकों में वो अपना पैसा भेजते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, यू कैन से यूपीआई इंटरफेरेंस, ये कह सकते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस दैट सिस्टम्स, कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन इन मल्टीपल बैंक्स, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस मल्टीपल बैंक्स एंड आल्सो यूज दिस फॉर आर। ठीक है। दूसरा, आप इसमें जो आगे थोड़ा सा और इसमें फीचर में जो थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, वो फीचर में कह सकते हैं कि जो इसके फीचर्स हैं वो ऐप में थोड़ा सा एंड्रॉयड हो गया है, विंडो भी, iOS मोबाइल के प्लेटफॉर्म में सभी में इसको बताया गया है, सभी में यूज कर सकते हैं, चाहे एप्पल का फोन हो, iOS हो या विंडो हो या लैपटॉप से भी आप कर सकते हैं, या फिर आपका कोई ऐसे फोन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक स्लोगन दिया गया है, उसका नाम है पीर टू पीर। क्या है? पीर टू पीर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको इसे पढ़ना होगा, ये याद रखना है कि ऑल्सो कैटर्स टू द पीर टू पीर कलेक्ट रिक्वेस्ट कैन बी शेड्यूल्ड एंड पेड एज पर एज रिक्वायरमेंट कन्वेंस। ईच बैंक्स प्रोवाइड द ओन यूपीआई। अपना अपना सभी बैंक अपना अपना एक यूपीआई तैयार करती हैं और देती हैं। जैसे पेटीएम में देखेंगे तो अपना अलग दे रही है, हर बैंक अपना यूपीआई अलग बनाती है, भीम का अपना अलग यूपीआई होता है। लेकिन इसमें आप ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखेंगे इसमें जो दिया गया है ऑल्सो कैटर्स से बोला गया है। इसमें ये कैटर्स ने क्या किया है कि आप कहेंगे पीर टू पीर, इन्होंने कहा है पीर टू पीर, ये चीज स्लोगन इन्होंने दिया है। मतलब आप इसमें ये कह सकते हैं कि किसी एक ये है, जैसे एक यूपीआई है, वो किसी भी यूपीआई में, कोई यूपीआई किसी और यूपीआई में, सभी एक दूसरे पे क्या है, कनेक्ट है, और ये सभी एक दूसरे को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसके थ्रू? यूपीआई के थ्रू। और सभी की यूपीआई, हर पेमेंट बैंक की यूपीआई, हर बैंक की अपनी अलग अलग यूपीआई होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो मैंने बताया कि ये हमारा काम क्या करता है, जो आजकल जोड़ रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा ये चीज ध्यान देना कि जो आजकल जोड़ रहा है, मैंने क्या बताया कि चाहे बैंक का हो, मैंने अभी जैसे कि आपको ये बताया कि इसमें जो जोड़ रहा है एनपीसीआई, एनपीसीआई आजकल काम कर रहा है, एनपीसीआई ही इसे डेवलप किया है। एनपीसीआई ने जो डेवलप किया है उसके बारे में थोड़ा सा जान ले। एनपीसीआई क्या है? ये कह सकते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट। जो हमारा इसमें पेमेंट हो रहा है उसको सेटलमेंट करने का एक अम्ब्रेला काम कर रहा है। ये उन सब को एक सिस्टम से जोड़ रहा है और उन सिस्टम से क्या करता है, उन सभी को कनेक्ट कराता है। कि जैसे अब हमारा है, अगर ये काम नहीं करेगा, सिर्फ एक को यूपीआई दे रहा है, दूसरा उसे ढूंढ नहीं पाएगा, तो सभी को प्रोवाइड करा रहा है उनके आधार पर। जैसे इसका बैंक है तो वो अपने उस बैंक पे आधार पे करेगा, उस बैंक का अपना अलग यूपीआई, लेकिन जब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो उससे दूसरे को कनेक्ट करने का काम, एक दूसरे से जोड़ने का काम कौन करता है? एनपीसीआई करता है। और ये इनिशिएटिव किसके द्वारा ये इनिशिएट हुआ था? आप कहेंगे आरबीआई एंड इंडियाज बैंक एसोसिएट, आईबीए के थ्रू होता था। ये इसका एक इनिशिएटिव है, इनके साथ ये प्रारंभ किया गया था, शुरुआत किया गया था। अब ये किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये 2007 का एक एक्ट आया था 2007 में, उस एक्ट के तहत इसे लाया गया है। लाया कौन कौन है? शुरुआत किसने की है? एक आरबीआई ने, दूसरा आईबीए ने, दोनों ने मिलकर इसका शुरुआत किया। आपसे पूछा जाएगा किस तहत किया गया है, तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत क्रिएटिंग द, आप कह सकते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। आप और भी इसमें 2-3 चीजें जोड़ सकते हैं, बता सकते हैं वो कौन सी। आप इसमें कहेंगे कि सर इसमें जो और भी चीजें जोड़ी गई हैं वो क्या, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो क्या है? ये 2016 में शेयर होल्डिंग वाज बोर्ड बेस्ड ऑन 56 मेंबर बैंक्स इंक्लूडेड मोर बैंक्स रिप्रेजेंटिंग द सेक्टर्स। इसमें क्या हुआ था 2016 में? क्या शेयर होल्डर्स जो थे तो वो क्या था, ब्रॉड बेस्ड, इसका 56 मेंबर लगभग बैंक के और भी लोग इसमें इंक्लूड करके इसको रिप्रेजेंट किया था, बनाया था। उन्होंने कहा कि शेयर के लिए जैसे हम पैसा देते हैं, लेते हैं, नेट बैंकिंग कैसे शुरू होगी, तो उसको नेट बैंकिंग से सभी चीजें नहीं हो पाती थी। इन्होंने इसको शुरुआत किया था। ये शुरुआत करने के बाद फिर इसे आरबीआई और आईबीए ने इसे और अच्छे से ले आया और उसमें ले आया, जो चलन में हो गया। आज सबकी नीड है बिना कैश के, वैसे मोदी जी कहते हैं कि कैशलेस हो जाओ, कैशलेस हो गए, इस पे आ गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ गई। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि इनकॉर्पोरेटेड है ये, और नॉट फॉर द प्रॉफिट कंपनी, एज नॉट फॉर द प्रॉफिट कंपनी। प्रॉफिट कंपनी के लिए ये नहीं है, उसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता। ये कह रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अगला अब देखते हैं इसमें
इंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर्स, EDC, इसी को शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। जूली कुमारी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे, आप इसमें ये देख रहे हैं, आप इसमें एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर्स मैंने बोला, इसमें ये है क्या, ये क्यों न्यूज में है। आप देख रहे हैं कि एक तो पहली बात, हमारे यहाँ की इकोनॉमी बहुत गड़बड़ भी हो गई है इस समय, और जो छोटे हमारे उद्योग हैं, जो सूक्ष्म उद्योग आते हैं, जैसे MSME जो होता है हमारा, उसके तहत, तो उसमें उसके लिए एक ये बनाया गया है, इंटरप्राइज डेवलपमेंट किया गया है, EDC ने डेवलपमेंट सेंटर्स स्थापित किए इन्होंने। तो अब ये है क्या चीज, ये क्यों ऐसा लाया गया है, ये कैसे किया गया, जो इसे यूनियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, जैसे मैंने बोला क्या है, MSME, ये एक हमारा AB डिपार्टमेंट है, होता है, ये भी हमारी मिनिस्ट्री है, इसमें यूनियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर जो है मिनिस्ट्री, ये इसने प्लान किया है, एक लॉन्च किया है, जिसे बोलते हैं हम, इसने ही लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, इंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर। ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा एक एक, और इसका काम क्या है, ये है क्या चीज, ये करता क्या है। तो इसे डेवलप किया है MSME ने, इसने डेवलप किया है, किसको किया है, EDC को किया है। और इसका ये कहां किया गया, कह सकते हैं एवरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। और इसका मेन जो काम है बेटा, इसका मेन काम ये है कि जो आपको सिमिलर, ये कह सकते हैं आपकी जो डेवलप हो रहे हैं, जो इंडिजीनियस एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जो इसके EDC के तहत, और दूसरा MSME के तहत जो हो रहा है हमारा, इसमें जो हमें क्या देखना है कि जो इसमें कह सकते हैं इंक्यूबेटर्स फॉर स्टार्टअप्स, सिमिलर जैसे कोई चीज धंधा स्टार्ट करना है या उसको शुरुआत करनी है, तो उसको शुरुआत करने के लिए इन्होंने इसमें किया कि आप इससे जुड़िए। ये आपको क्या कराएगा, प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एसोसिएट्स में ये क्या करेगा, एक आपको प्रपोज या आपको उसमें रन करने में सहायता करेगा, आपको आगे बढ़ाने में अपना सहायता करेगा कि आपको अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है, क्या चीजें करनी है, वो चीजों में ये कौन करेगा, हेल्प करेगा। ये कौन सा, EDC इंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर्स, ये क्या करेंगे, उनको मदद करेंगे। छोटे छोटे गांवों में, जैसे डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे छोटे, आजकल आप देख रहे हैं मोदी जी ने कभी हाल ही में एक वीडियो लॉन्च किया है MP का, उसमें क्या हुआ है कि एक जो किसान था, बहुत गरीब तबके का था, उसने एक शुरुआत किया है, कुछ अपना काम शुरू किया है, और उसमें उन्होंने बताया सभी को कि लोग कितने खुश हैं, ये कितना घर परिवार इनका अपने आप से बिजनेस कर रहे हैं, मालिक बन गए हैं। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि जो छोटे छोटे बिजनेस होंगे, उन्हें क्या होगा कि एक पर्पज व्हीकल के साथ, पार्टनरशिप के साथ उसे प्राइवेट सेक्टर प्रदान करके उसको बिजनेस को आगे बढ़ाना, उसको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लोकल इंडस्ट्री के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा जोड़कर, उसे ये छोटी छोटी चीजें जोड़कर उसमें क्या करेगा, उससे छोटे बिजनेस को बढ़ाना, उसका हेल्प करना, उसकी मदद करना, इसके तहत ये करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक इसके कुछ फैक्ट्स हैं, कौन कौन से, कि इंटरप्राइज डेवलप्ड कोर्स कौन सा, वोकेशनल गाइडेंस, स्किल डेवलपमेंट और बडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब आपको कैसे उसमें स्किल करना है, कैसे स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए आपका, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे बिजनेस में क्या करना है, क्या डेवलप होना चाहिए, क्या चीजें उसमें नीड हैं, उन सब चीजों के लिए इन्होंने एक बनाया हुआ है कि इसके तहत आप ये भी पाएंगे। दूसरा इसमें क्या करेंगे, इंटरप्राइज क्लिनिक्स एंड स्ट्रगलिंग आप कहेंगे फॉर्म्स एंड कह सकते हो विच गवर्नमेंट द होप्स विल रिड्यूस द नंबर ऑफ द स्मॉल बिजनेस फॉलिंग इनटू द डेब्ट ट्रैप द फाइनेंस बैंक लोन्स। जो छोटे छोटे जो क्या होते हैं, छोटे बिजनेस होते हैं, वो बैंकों से लोन ले लेते हैं। बैंक लोने के बाद वो क्या करते हैं कि कभी कभी उनके अंदर क्राइसिस आ जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो बिजनेस टूट रहा होता है, वो भर नहीं पाते बैंक का लोन, कर्जा नहीं चुका पाते, तो वो क्या करेंगे, इसे हेल्प करेंगे, उसके बिजनेस, गिरते हुए बिजनेस को उठाएंगे, उसके लोन भरने में मदद कराएंगे, उसके बिजनेस को उठवा के और उसको तैयार कराएंगे कि आप इसमें लगातार जारी रखो, आप इसे बंद मत करो। ठीक है, ये काम ये करेगी हमारी कौन सी, EDC इसका काम करेगी। ठीक है, लोन्स के लिए। और इसकी कैपेबिलिटीज जो है, इस कह सकते हैं एक परमानेंट होगा, या आप कह सकते हैं कि जो इसकी, ये ऐसा नहीं कि बीच में साथ छोड़ देगी, ये चलता ही रहेगा। आप इसमें मेन चीज देखना है, और ये
चाहेगा, कोशिश ये है इसकी ईडीसी की, जो इंसेंटिव्स है और लोन्स है ये गवर्नमेंट के द्वारा इसमें क्या होगा, सेक्टर से इसमें डिवाइड किया जाएगा, उसमें जो भी उसकी जरूरत की चीजें होंगी उन्हें ये वहां से प्रोवाइड कराएगा। जो गवर्नमेंट दे सकती है वो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा ही इंसेंटिव जो लोन है, इंसेंटिव कितना मिलना चाहिए, इसे लोन कितना मिलना चाहिए और इसे कैसे प्रोवाइड कराना है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो ईडीसी का मेन काम क्या है? ईडीसी का मेन काम आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो ईडीसी का बेटा मेन काम ये है कि छोटे बिजनेसमैनों को, जो स्मॉल है, जो आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, लघु उद्योग वाले हैं, लघु मध्य जितने भी उद्योग वाले हैं, इन्हें क्या किया जाएगा, इन्हें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसमें बढ़ाने का उसमें बताया गया है कि इनके गिरते हुए लोन को, इनका कर्ज को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे ये छोटे छोटे तख्ते से ऊपर जाएं और इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। इसमें दूसरी स्कीम ये है कि निर्विक स्कीम। निर्विक स्कीम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। निर्विक स्कीम क्या, स्कीम के बारे में ये देखेंगे। इसमें ये बताया गया है कि स्पोर्ट क्रेडिट, आप इसमें देख रहे हैं, समझ लीजिए। इसमें जो दिया है, इसमें आप देखेंगे कि मैंने क्या बताया, स्पोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ECGC इसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ECGC ने अनाउंस किया है कि स्कीम इज लीडिंग प्रोसेस एनहेंस द एबिलिटी एंड एक्सपोर्टर्स। जो एनहेंस लोन एबिलिटी है एक्सपोर्टर्स के लिए, उसमें क्या करेगा, उसमें इसका काम ये है कि ये इसने अनाउंस किया है, इस किसके लिए, इस स्कीम के, निर्विक स्कीम के लिए। निर्विक स्कीम के लिए किसने अनाउंस किया है? आप कहोगे ECGC ने इसे अनाउंस किया इस स्कीम के लिए। इसका क्या है कि जो एक प्रोसेस होता है इनहेंस का लोन एबिलिटी का या एक्सपोर्टर्स के लिए, उनको बढ़ाने का काम कौन करेगा? निर्विक स्कीम के द्वारा किया जाएगा। करेगा कौन? ECGC करेगा। इसमें क्या होगा? इंश्योरेंस गारंटीड कवर होगा, गारंटीड होगा, वो कवर किया जाएगा। इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। जो आप कह सकते हैं कि 90% ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का 90% होगा। जो मूल होगा मूलधन का, और उसका जो आपका मूलधन के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट होगा, वो 90% उसमें कवर किया जाएगा। उसका 90% आप कह सकते हैं कि जो हमारा एक इंश्योरेंस कवर होगा, उसके रूप में गारंटेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा आप कहेंगे इसमें कि जिसमें क्या है, फॉरेन एंड रुपीज एक्सपोर्ट क्रेडिट इंटरेस्ट द रेट और बिलो 4% एंड 8% रिस्पेक्टिवली द क्या है, एक्सपोर्टर्स के जो हमारे ये हैं, इसमें जो परसेंटेज दिया जाएगा, जिनका रेट होगा वो 4 से कम होगा, बिलो 4% एंड 8% से नीचे का होगा परसेंटेज। इसमें इससे ज्यादा परसेंटेज नहीं लिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि कवर तो किया ही गया है आपका इंश्योरेंस, लेकिन इसमें कैसा होगा, प्री एंड पोस्ट शिपमेंट दोनों क्रेडिट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। कौन से इंक्लूड किए जाएंगे? जो पहले का है और बाद का है, प्री एंड पोस्ट दोनों के लिए क्या किया जाएगा, इसमें दोनों के लिए इसमें बनाया गया, दोनों के बोथ के लिए, इन्हें दोनों को इंक्लूड करके इसमें यह इंश्योरेंस तैयार किया जाएगा। दूसरा इसमें ज्वेलरी या डायमंड है, जो हमारे GDC, इसमें जम्स ज्वेलरी एंड डायमंड्स सेक्टर्स, इसमें क्या है कि इसमें लिमिट होगी कितनी, 80 करोड़। विल हैव हायर प्रीमियर होगा, इसका प्रीमियम रेट होगा। जो नन बोरोवर हैं इसके, जो नहीं ये चीज रखते, ज्वेलरी नहीं रखते, डायमंड नहीं रखते, उनके लिए क्या होगा कि ड्यू टू द हायर लॉस रेशियो होगा। कैसा होगा? उनकी कैटेगरी किस में आएगी? ड्यू टू हायर लॉस कैटेगरी में आएगा। कैसे लॉस रेशियो कैटेगरी में? आपको बता दूं कि ये जिनके पास है, वो बोरोवर्स, जो उधारकर्ता सेक्टर्स होंगे, बोरोवर्स होंगे, उनके 80 करोड़ कम से कम लिमिट होनी चाहिए, 80 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन जो नहीं है जिनके पास, उनको कहा है कि कंपेरिजन द नन जेडी जो हमारा है, ये जम्स ज्वेलर्स एंड डायमंड्स कह सकते हैं, सेक्टर्स बोरोवर्स कह सकते हैं, कि इसमें क्या, जो इसके बोरोवर्स हैं, उन्हें क्या है कि इस हायर जो लिमिट दी गई है इसमें 80 करोड़ से, इससे कम कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में कहा गया कि जो अकाउंट है ये लिमिट बिलो होना चाहिए। कैसा? 80 करोड़ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसमें कहा कि इसमें जो अकाउंट्स है वो किसके लिए है, वो 80 करोड़ से कम होगा, तब उसे प्रीमियम रेट मिल पाएगा, मैंडेट हो पाएगा। और जो इसमें एक्सीडेड है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो चाहिए, इससे ज्यादा अगर होता है तो उसका रेट कैसा होगा, इतना रेट, इतना परसेंट ये क्या होगा, इसमें इनहेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये 80 करोड़ से ज्यादा का होता है, इसमें क्या है, 80 करोड़ से ज्यादा का उसके अगर बोरोवर है, तो उसका क्या होगा, उसका 0.72% रेट में जो इसका इंटरेस्ट था 4% और 8%, इसमें ये बढ़ जाएगा और ये इसको देना पड़ेगा अगर 80 करोड़ से ज्यादा है तो।
ठीक है बेटा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और चीज जानेंगे, वो क्या है, इसमें चीजें ये बताई गई हैं जो ईजीसी है वो एक कह सकते हैं कि 10 करोड़ एंगेज द परसेंट ऑफ द 1 करोड़। आप कह सकते हैं कि एक इंस्पेक्शन बैंक डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्डेड बाय, जो इसके द्वारा बैंक ईजीसी के द्वारा जो रिकॉर्ड किए जाते हैं बैंक अकाउंट के बारे में बताया जाता है कि किसका कितना लोन है, कितना लॉसेस हुआ है, कितना उसमें बढ़ा है, क्या होना चाहिए, मैंडेट करती है। तो उसकी ये पहले देखती है कि उसमें जो प्रेजेंट है वो कितना है, 1 करोड़ है या फिर किसके एक्सीडेंट है, 10 करोड़ से ज्यादा तो नहीं है, 1 करोड़ से कम है कि ज्यादा है, कैसे उसको देख कर ये फिर उसमें तय करती कि इसका कितना कैसे क्या बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेनली जो है वो 80 करोड़ से कम नहीं, 80 करोड़ का है, 80 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा है तो 0.72% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 4 और 8% है कम से कम। ठीक है, इसमें क्या बेनिफिट जो इसके स्कीम के होंगे वो कैसे होंगे कि क्रेडिट फॉर एक्सपोर्टर्स होंगे, जो इसमें बढ़ाया जाएगा, उसका क्रेडिट थोड़ा सा बढ़ा दी जाएगी, उसको क्रेडिट और मिल जाएगी, जो एक्सपोर्टर होंगे उनको क्रेडिट बढ़ा। जैसे आपका बैंक बनाता है, आपको क्रेडिट लोन बनाता है, 50,000 का बनाया, लेकिन आप उसे टाइम पे सारी चीजें दे रहे हैं, किस्तें दे रहे हैं, दोबारा जब आप बनाएंगे हो सकता है आपका लोन उसमें और बढ़ जाए, टाइम पे 1 लाख करा दिया जाए, 2 लाख करा दिया जाए। ऐसे ही इसमें भी है कि आपका वो बढ़ सकता है, उसमें बढ़वा सकते हैं, लेकिन कब होगा, जब ये ऐसे इसके लायक आप हो जाएंगे, जब आप उसे एफर्ट उसमें उसका वो उठा सकेंगे, उसकी किस्तें भर पाएंगे, उसके लायक हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे, दैट फिर आप इसमें कर सकते हैं ऐसा काम। लेकिन ये मेन क्या है कि ये हेल्प करेगा सबसे ज्यादा इंडियन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव में, जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर हैं उनको कंपटीशन करने में ये बहुत मदद करेगा। वो अपने एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ाएंगे, क्रेडिट को बढ़ाएंगे और बिजनेस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, उसमें बहुत हेल्प करेगा। उसमें इतनी हेल्प करेगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है या आप उसमें कम हो रहे हैं तो वहां से आप लोन लेंगे, अपने बिजनेस को फिर कैरी करेंगे। एक्सपोर्टर जितने भी होंगे, आयात निर्यात करते हैं, उनके लिए कहा गया है। ठीक है, फिर इसमें यह है कि इसमें कह सकते हैं एक्सपोर्टर फ्रेंडली जो काम करती है, बड़ा ऐसा काम नहीं करती कि आपको कुछ बहुत ज्यादा परेशानी दे, आपको दिक्कतें दे, या आपको समस्या ये दे कि ऐसे नहीं सर आप हमें दीजिए, जब पैसा आपने ले लिया। बड़ी फ्रेंडली काम करता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको एक आपका कोई मित्र है, या फिर आपसे ऐसी बात ऐसे वो लेते हैं कि आपको दबाव नहीं डालते, लेकिन आपको भरना पड़ेगा। ये नहीं कि दबाव नहीं डालते तो आप उसको दे नहीं, दबाव नहीं डालेगा, अच्छे से बात करता। मेन ये इस कह सकते हैं कि वो जो क्रेडिट मिलता है लिक्विडिटी के रूप में मिलता है आपको, वो पैसा आप यूज कर सकते हैं, उसको आप उसमें कुछ अपना कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। और इसमें आप अगर देखो, इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आई है इसमें कि जो इसमें इंश्योरेंस कवर होगा वो कैसा होगा, क्रेडिट के ड्यू जो हमारा कैपिटल रिलीफ होगा, लेस प्रोविजन रिक्वायरमेंट, जो लिक्विडिटी ड्यू, क्विक सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। या आप अगर इसमें नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या चीज है, इंश्योरेंस कवर होगी, उसमें इंश्योरेंस जो होगा उससे आपको कवर कर लिया जाएगा। जो इंश्योरेंस आपका पड़ा हुआ है उसमें भी ये कहा गया है कि जो आपका जो डाउन हो रहा है या कुछ भी आप, तो उससे भी कवर कर सकते हैं, उससे भी ले सकते हैं, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, अगला आता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GEM। देखो ये बहुत इस समय चर्चा में कई बार आ चुका है, इस साल ये कई बार चर्चा में आया है। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, ये आपको यहां से इसके की फीचर्स आपको थोड़ा दिखेंगे। ठीक है, ये क्या है कि ये आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें कि जो GEM है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका आपको थोड़ा सा समझना है, बाकी चीजें सारी आपको आ जाएंगी। जो मार्केट प्लेस है ये मार्केट के बारे में है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। कैसा प्लेटफॉर्म? ई प्लेटफॉर्म। ई प्लेटफॉर्म को मतलब आप कंप्यूटर से नेट के द्वारा आप उसमें आदान प्रदान, खरीदना बेचना कर सकते हैं। ठीक है, वही ई मार्केट ये पहले भी आ चुका था, जैसे किसानों के लिए भी आया था, एग्रीकल्चर के लिए ई से ई एग्रीकल्चर, वैसे ही ई मार्केट वाला आ गया। इसमें क्या है, इसमें कुछ अंतर ज्यादा खास है नहीं। इसमें क्या है, स्टेट टू अदर नेशनल पब्लिक, इसमें प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है, इसके द्वारा ये इसमें किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो सेलर है, जो क्रिएटर है और जो वाइब्रेंट मार्केट प्लेस है, तो उसमें रेंज बढ़ाई गई है, गुड सर्विस बढ़ाया गया है। तो उसमें एक बात यही कही गई है जो मैं बता रहा हूं, इसमें बात यह है सिर्फ इसे कही गई है कि जो आप लेना देना कर रहे हैं, जो एक कस्टमर है और एक जो आपका ये कह सकते हैं, इसमें चलिए मैं लिखे दे रहा हूं, इसमें एक
मान लो एक शॉपकीपर है और एक कैसा है, कस्टमर है, तो वो क्या है, इन दोनों का लेना देना जो हो रहा है ये एक घर बैठे कर सकते हैं। सेलर जो है वो इसमें बढ़ा सकता है अपना एंट्री, अपनी बहुत सारी चीजें बेच सकता है। जो खरीदने वाला है वो खरीदे, घर बैठे इसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी और एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, वो डायरेक्ट उस पर एंट्री होती जाएगी, आपकी ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। उसमें आप पहले रजिस्टर तैयार करना पड़ता था, अब ये रजिस्टर का काम खत्म हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेट टू अदर नेशनल पब्लिक जो प्रिक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने क्या किया है, एक टेक्नोलॉजी उसकी टू रिमूव एंट्री बैरियर्स एंड बोनाफाइड सेलर्स, जो इनको रिमूव किया है, इन्हें हटाया है। इनको हटाकर उन्होंने ई में चेंज कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें वो करने का सोच लिया है। ई मार्केट प्लेस बनाने का, बढ़ाने का, इनकी जो रेंज थी और ज्यादा फैलाने का, स्प्रेड करने का इन्होंने काम किया है कि इसको और फैलाया जाए और ज्यादा इस पे बिजनेस किया जाए, ना कि आपको यह काम करना है, उसको हटाने का काम इन्होंने किया है। दूसरा, जैसे इसमें थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, इसमें देखो ये दिया गया है, आपको मैं थोड़ा सा एक फिगर दिखाता हूं। ये फिगर है, इसमें आप देख सकें इंड टू इंड सिस्टम। इंड टू इंड सिस्टम मतलब आप कह सकते हैं वेंडर बायर जो हुआ और रजिस्ट्रेशन टू पेमेंट, ये क्या होता है। इंटू इंड सिस्टम में होता क्या है, कभी पूछ सकता है इंटू इंड सिस्टम क्या है। ये होता है बेटा कि एक वेंडर बायर है, जैसे ठीक है, वेंडर बायर हुआ, जो बायर है खरीदने वाला, इसने क्या किया कि आपने इससे लिया, इससे ले लिया, रजिस्ट्रेशन किया, ये फिर इससे आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद आपने क्या पेमेंट किया। पेमेंट कैसे किया, ई पेमेंट किया, नेट्स बैंकिंग से किया। आपको क्या किया, पड़ा, कम पड़ा। दूसरा, इसमें जो अथॉरिटी जैसे मिलेगी, आप उसे चेक कर सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। तो उसमें देखो क्या है, उसे अथॉरिटी के लिए ये किसके द्वारा चेक किया जा सकता है, अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन जो होता है हमारा, वो आधार, पैन कार्ड या MCA21 के द्वारा होता है, ये दिया गया इसमें। हेल्दी सिक्योर, हाईली सिक्योर होता है ये। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें क्या किया जाएगा, इन्हें आपको दूसरे तक नहीं, ये सिक्योर ये रहेंगे कि आपको ई साइन लगेंगे। कैसे ई साइन लगेगा, जो आपका कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, वो डॉक्ट्रिन नहीं हो पाएगा, आपका कोई पकड़ा जा सकता है। अगर आप उसमें कोई दूसरा गेम उसमें करता है या किसी को और देता है, अपने आप जैसे आपने बनाया, आपने सिग्नेचर बनाया, जैसे आपने बना दिया ये सिग्नेचर, ठीक है, आपने क्या किया, एक बार डिजिटल होगा तो आपके सेम सिग्नेचर जाएगा। अगर हाथ से बनाएंगे कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा हर बार, तो ये क्या हो जाएगा, ई सिग्नेचर होगा, जिससे क्या होगा, ऑनलाइन एंड ई साइन होंगे, जो क्या होगा, दिक्कत नहीं करेगा, जनरेट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, डायरेक्ट परचेज होगा, किसी के बीच में दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा होगा, बीच में किसी थर्ड पर्सन के, किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काम होगा। दूसरा, इसमें क्या होगा, जो रिवाइज है उसका रिवर्स हो जाएगा, लौटाना है। जैसे आप ये मानिए कि आपने क्या किया कि फ्लिपकार्ट से आपने लिया, हम फ्लिपकार्ट से लेते हैं, वो सेलर कुछ भी होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट क्या आएगा, हमें करवाता है पेमेंट, यही तो ई मार्केट ही तो करवा रहा है। अब हमें कोई नहीं, हमें उसने सेल वाले को और हमें ऐसे करवा दिया, हमने यहाँ से लिया, हमें पसंद नहीं, हमने लौटा दिया, वो हमारे पास आ गया पैसा। रिवर्स भी कर सकते हो, लौटा सकते हो। दूसरा, जो इसमें सप्लाई ऑर्डर कह सकते हो, सप्लाई ऑर्डर होगा, वो कैसे, वो भी बिल जनरेट करेगा, बिना बिल के आपको देगा नहीं, क्योंकि आप देखते हो NOC आती है उसमें लिख के, कोई भी आप मार्केट से खरीदते हो, ऑनलाइन खरीदते हो, उसमें क्या आता है, एक कागज लिख के आता है, तो आपको वो भी मिलेगा, कागज भी मिलेगा। दूसरा, आपको बैंकिंग वाली ऑप्शन मिलेंगे, आप जिस बैंक से करें, आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर मल्टीपल बैंक्स, मल्टीपल पेमेंट्स, आपको वो मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे कि आपको किसी भी बैंक से कर सकते हैं, किसी में कर सकते हैं, तुरंत कर देंगे पेमेंट। आप कह सकते हैं तुरंत, जैसे आपने खरीदा, आपको पेमेंट करना है, फटाफट करिए। ये नहीं कि भी कैश लेना है या फिर मैं आऊंगा तब लूंगा, ऐसा भी नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो तत्काल पेमेंट कर दीजिए। दूसरा है आपकी मार्केट प्लेस, जो आपको होगा दिखेगा, और भी चीजें दिखेंगी उससे सिमिलर चीजें, या आप उन्हें भी देख सकते हैं कि ये लूं कि ये नहीं लूं, चॉइस भी आपकी रहेगी। चॉइस बहुत सारी चीजें आप उसमें देख सकते हैं, जैसे आप खुद खरीदते हैं। और आप ऐसा भी होता है कि कभी कभार जैसे हमें चीज अच्छी नहीं लगती, उसे कार्ट पे हम रख देते हैं कि जब हमें लेना होगा तब हम ले लेंगे, अपने कार्ट में से सेव रखते हैं, जब लेना होगा हम इसमें क्लिक करेंगे और हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं। आगे चीज देखते हैं थोड़ा सा कि इसे फैसिलिटीज क्या दे रहा है। देखो फैसिलिटीज ये दे रहा है कि इसमें लिस्निंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इंडिविजुअल प्रिस्क्राइब्स कैटेगरीज एंड गुड्स एंड सर्विस,
जो इसके आपके प्रोडक्ट होंगे उसके अलग से उसके बारे में डिस्क्राइब किया होगा, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इसको हमें नीड क्यों है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, इससे क्या आपको फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान है। दूसरा, जिन लोग खरीद चुके होते हैं वो अपना नीचे व्यू भी देते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें ई मार्केट में ही उपलब्ध हो सकती हैं। आप अगर दुकान पे जाते हैं, अगर वो ई नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपसे कोई दूसरा बताने, वहां पर व्यू होगा, दिया होगा कि ये प्रोडक्ट आप देखते हैं, जब ऑनलाइन जाते हैं तो नीचे हम देखते हैं उसके कि इसमें रिव्यू क्या है, इसके लोगों ने लिखा क्या है, तो वो सारी चीजें आपको यहां समझने को मिल जाएंगी। इसमें क्या होगा, आप देखेंगे नीचे रिव्यू आप पढ़ सकते हैं कि कौन से आदमी ने ये क्या कहा है, इस क्या बोल रहा है इसके प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट इज अ गुड और बैड एंड व्हिच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट वी वांट टू, कैसे हम चाहते हैं, क्या हमें चाहिए, तो आप उसके बारे में रिव्यू ले सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है। अगर अच्छा नहीं है तो हम नहीं लेंगे, अगर हमें लग रहा है अच्छा तो हम ले लेंगे, उसे हम देख भी लेंगे। उसमें टाइम भी होता है कि इतने दिन आप देख लो, नहीं है पसंद तो आप वापस भी कर दो, तो आप बड़ी सुविधाएं इसमें होती हैं। यही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और दूसरा, इसमें क्या है कि मार्केट में जो आप इसमें ये कह सकते हैं कि लुक, एस्टिमेट, कंपेयर एंड द बाइंग फैसिलिटीज एंड डायनेमिक प्राइसिंग बेसिस, आप ये भी इसमें देख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा, मैंने ये बताया भी कि आप एक में, जैसे आपने फ्लिपकार्ट में देखा, फ्लिपकार्ट में आपको पसंद नहीं है, अमेजॉन में देखिए, अमेजॉन में नहीं है किसी और में देखिए, बाजार में भी आप पता कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि हम अच्छा लेना है, हमें यहां से नहीं यहां से मिल रहा है, तो आप वहां से, जैसे एक दो चार साइट्स हैं या आपने बाजार से, मार्केट से देखा, जो चीजें आपको इसमें समझ में जहां से आएगी आप वहां से इसे कंपेयर करा लेंगे, जो समझ में आएगा वो हम ले लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं लेंगे। इसके बाद इसमें यह है कि आप क्या कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है कि हमें सारी चीजें पता है कि इसमें कोई बीच में ले रहा है, क्या उसमें लिखा है वही सिर्फ जा रहा है, स्ट्रक्चर्ड नहीं रहा। अगर हम नहीं ले रहे तो वापस भी हो जा रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही। ट्रांसपेरेंसी, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारे साथ वो फ्रॉड कर रहा है या कुछ ऐसा, तो ई मार्केट इसमें फायदेमंद होगा। दूसरा, आप इसमें एक चीज और देखेंगे कि इसमें जो बैंक गुड्स है, सर्विस ऑनलाइन है, उसकी रिक्वायर होती है। कैसे, अगर आपके पास नेट होगा, ऑनलाइन होगा, उसकी रिक्वायर होगी। दूसरा, इसमें क्या होगा कि आपको कंटिन्यूस वेंडर रेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगी। रिटर्न पॉलिसी भी होती है, जैसे मैंने बताया। अब इसमें यह भी पता चलेगा कि जीईएम के थ्रू किसने खरीदा और किसने बेचा, इसके बारे में भी आपको दिखेगा। तो इसमें ऑल सेंटर्स, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री एंड डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग इट्स, आप कह सकते हैं क्या चीजें, अटैचमेंट, सबऑर्डिनेट ऑफिस, ये सारी चीजें इसमें अटैचमेंट होती हैं। इसमें ये भी बताया गया कि ये सभी के द्वारा ये लोकल बॉडीज जो है ये ऑथराइज होती हैं। इसके बाद आप इसमें कर सकते हैं, पहले वहां से परमिशन लेना पड़ेगा, सारी चीजें आप कराएंगे, ऐसे आप फ्रॉड जल्दी कर नहीं पाएंगे। ये जीईएम पोर्टल में होता है, ठीक है। अब कह सकते हु कैन सेल ऑन द जीईएम पोर्टल, जो हमारा जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल जो हमारा है मार्केट प्लेस है, उसमें कौन कौन उसमें सेल कर सकता है, कौन कौन उसमें बेच सकता है, तो उसके बारे में अगर कहें तो वो सेलर है, सेलर बेच सकता है। कैसा, जो हमारा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होगा, या आप कह सकते हैं उनके अथॉराइज चैनल है, उसमें कर सकते हैं। ये पार्टनर्स हैं उसके, जैसे कि मान लो कि हम आपने दुकान खोली, कोई दुकान खोल ली, दुकान खोलने के बाद आपने क्या किया, फ्लिपकार्ट से आपने क्या किया, टाई अप कर लिया, तो आपका सामान जो होगा वहां से उसके साथ साथ वहां निकाल सकते, वहां से आप बेचते रहेंगे, वो आपसे टाई अप हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। या आप पार्टनरशिप में खोलेंगे, एक कंपनी बनाएंगे, उसके लिए सारी अथॉरिटीज लेंगे सभी से, और फिर उसके बाद अपना काम आप शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज जो है बेटा, नेक्स्ट न्यूज ये है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मैंने क्या बताया, ई है, ई नाम, अभी जस्ट मैंने बताया था एग्रीकल्चर के लिए भी ऐसा आया है, तो आप कहोगे ये ऐसे कर सकते हैं, ई नाम ये होगा इसका, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसका है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अब इस एग्रीकल्चर में क्या किया गया प्रोसेस कि आपको जैसे अनाज है, इस बार देखिए लॉकडाउन में सबसे बड़ा फायदा इस चीज का हुआ, इस बार क्वेश्चन उठ सकता है इसका, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है। ये अभी नहीं आया, अब ये मैं बता रहा हूं इसके बारे में पूरा आपको गान, कि अभी जैसे इस बार हुआ, इस बार क्या हुआ कि ब्लॉक में, आप जानते हैं कि जो आपके ब्लॉक होते हैं, विकास खंड होते हैं,
वहां से वहां बेचा जाता है अनाज, वहां रेट मिलता है। जो रेट मिल रहा था, इस बार क्या होता है, ऑनलाइन आप उसमें वो करिए, बुकिंग करिए कि हम अनाज ला रहे हैं। जिस दिन का डेट मिल जाएगा आपको, उस दिन आप अपना अनाज लेके जाते थे, वहां पर तौल हो जाती थी, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता था, आपको वहां लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां भीड़ नहीं हुई। अगर ये नहीं होता तो आपको सब करना पड़ता, आपको वहां पड़े रहते कई कई दिनों तक, आपको सबसे छुआछूत होती, हो सकता है कोरोना परेशान करता। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ये ई नाम से क्या फर्क पड़ा, ये ऐसे अभी क्या चीजें ऐसी नीड है उसकी, क्या जरूरत की चीजें थी कि जो ई नाम का क्या इस समय फर्क पड़ा, या कोरोना में ई नाम से, या एग्रीकल्चर जो हमारा है, एग्रीकल्चर मार्केट है जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसका क्या प्रभाव पड़ा कोरोना के दौरान देश पर। क्या प्रभाव आप कहोगे, उसमें लिखा होगा कि इसमें हमने ऑनलाइन शुरू किया या ऑनलाइन लेना शुरू किया, सुविधा ये हुआ कि हमने इसे सामाजिक तौर पर हमें इससे जो हमारा डिस्टेंसिंग था वो भी बना रहा हमारा। तो ये सारी चीजें उसमें पूछ सकते हैं। तो आपको कहेंगे ये बड़ा अच्छा प्रोसेस था ये, और ये फायदेमंद भी रहा ये हमारा बनाना, और ये सरकार ने इसे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है ऑनलाइन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था फार्मर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, जो हम ऑनलाइन लेना देना इसमें कर रहे थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा किसान के लिए कि ट्रेडर्स तो एक बार चलो वहां से ले लेगा, कहीं से खरीद लेगा दूसरे, लेकिन ये ऑनलाइन बेचने का जो हमने ऑनलाइन बुकिंग किया, फिर हम लेके गए और वहां पर हमने बेच दिया, ये सारी चीजें। ये 2015 में लॉन्च हुआ था, आपको बता दूं ये 2015 में लॉन्च किया था, इसे गवर्नमेंट ने किया था, और इसे माइनस अक्रॉस द कितने आप कहेंगे 585 मंडीज में ये चालू हो गया था, 585 मंडियों में ये शुरू किया गया था कंट्री में, और ये दिसंबर के दौरान ये 585 में फैल चुका था, दिसंबर 2019 में, क्योंकि दिसंबर 2019 में ये लगभग 585 आप कह सकते हैं मंडी जो भारत की हैं उनमें ये चालू हो चुका था, अक्रॉस इससे ऊपर निकल चुका था, एबव हो चुका था। लेकिन शुरुआत इसकी जो की गई ई नाम की, वो शुरुआत की गई थी कब बेटा, आप कहोगे सर ये शुरुआत की गई थी 2015 में इसका, ठीक है। इसका अब मेन ये है कि इसे फॉलोइंग एडवांटेज, इसमें क्या है एडवांटेज, जैसे जैसे मैंने सेम ही बताया वही चीजें सब इसमें है, आप पढ़ोगे पूरा वही है कि लोकल ट्रेडर्स होते हैं, मंडी मार्केट होते हैं, उनमें अपॉर्चुनिटी मिल गई उन्हें, वहां से गए। अब जल्दी थोड़ा चलते हैं तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसमें किसानों के लिए लोकल मंडी है, मार्केट है, उनके थ्रू आप प्लेटफॉर्म में जो है हमने ऑनलाइन किया और हमने बेच दिया सारी चीजें, और हमें इसके फायदे मिल गए कि हमें वहां जाने के बाद लाइन नहीं लगाना पड़ता, हमें बहुत सारी भीड़ नहीं होती, परेशान नहीं होता, ना उधर वो खरीदने वाले परेशान होंगे ना हम खरीदने परेशान होंगे। इस बार तो ये भी सुविधा की थी कि अगर आप चाहें तो उनकी पूछ सकता है। इस बार का अभी क्या चेंज हुआ है, अभी हाल ही में चेंज ये हुआ था कि अगर आप चाहें तो आपने कुछ सामान जो बेचना है, गेहूं धान जो भी आपको बेचना था, तो खुद वहां से गवर्नमेंट आपको ट्रैक्टर या कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए भेजती थी, आप उसमें लदा दीजिए, आपका चला जाएगा, वहीं से तौल के जाता था, फिर आपको पैसा अकाउंट में आ जाता था। बस ये भी प्रोसेस था, आपको घर से ही बाहर नहीं निकलना था, ये भी प्रोसेस किया गया। पूछा जाए तो आप उसमें बता सकते हैं कि इस बार तो ये भी प्रोसेस किया गया है। क्या प्रोसेस किया गया कि आपके घर से वो सुविधा दी गई है कि घर से आपके होम से उठाया जाएगा पूरा सामान और वहां से वो पूरा ले जाएंगे और आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये भी चेंजेस इसमें किए गए हैं कोरोना के, ड्यू टू कोरोना वायरस, कोविड-19 या कहेंगे। आगे चलते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, NIP, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिंग में थोड़ा सा पानी पीता हूं, आप देख लीजिए। चलिए, इसमें मैंने बताया कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इससे निर्मला सीतारमण ने, आप जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये, इन्होंने हाल ही में इसे अनाउंस किया, इसको अनवील्ड किया है। अनवील्ड ये हुआ है कि 102 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बनाया पाइपलाइन का। और इन्होंने ये कहा इसमें कि जो रोड मैप बनाया जा रहा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के द्वारा, तो इसमें कहा है कि ये जो 2019-20 और
24-25 तक ये तैयार किया जाएगा। इसको रोड मैप तैयार हो जाना चाहिए। सेक्रेटरी इकोनॉमी किसके द्वारा तैयार होना चाहिए? ये कराएगी इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी टू प्रिपेयर द रोड मैप। रोड मैप इसको तैयार करेगा और इसके लिए शुरुआत होगी 19-20 से शुरू हो रहा है। कब तक इसे खत्म हो जाना चाहिए? 24-25 से, मतलब इनकी सरकार में ये खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि जो इसमें होगा 39% ईस्ट गवर्नमेंट, मतलब जिस उसमें चलेगा इस स्टेट में तो वहां 39% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इसमें और 39% राज्य सरकार इसमें पेमेंट करे। दोनों का शेयर जो होगा 39% दोनों का होगा, इक्वल होगा, इक्वल शेयर होगा। प्राइवेट सेक्टर जो अदर हैंड होंगे उनका होगा 22%, जो इसमें शामिल होंगे उनका हो जाएगा 22% बेटा। तो 22% उनका हो जाएगा, बाकी का इनका हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर इसमें कहते हैं गवर्नमेंट एक्सेप्ट इंक्रीज 30% बाट, जो इसके बाद होगा कि अभी तो 22 कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट ये कर रही है कि इनका 2025 के बाद 30% करने का संभावना है कि 2025 के बाद 30% इनका कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, ऐसी आशा करती है। दूसरा, जिसमें मिनिस्ट्री होगी, डिपार्टमेंट होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? मॉनिटर करने के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए कि टाइमली और इसे कैसे उसी कॉस्ट में जो तय किया गया है, जितना उसको कॉस्ट दिया गया है, कितना उसका होना चाहिए। जैसे कि 2 करोड़ का मान लो प्रोजेक्ट है तो उसे उतने ही रुपए में उतने ही टाइम पे कैसे खत्म किया जाए, ये इसे टारगेट दिया जाएगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जो वहां का मिनिस्ट्री काम कर रही होगी, वहां का डिपार्टमेंट काम कर रहा होगा, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वो बताएगा इस टाइम पे उतनी ही कॉस्ट पे कैसे कितनी जल्दी हम इसको खत्म कर दें। ठीक है, ये चीजें आपको इसमें जाननी है, समझनी है। ठीक, इसके बाद अब आते हैं मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, ये है क्या, ये क्यों चर्चा में है। मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम्स, ठीक है। इसमें ये देखना है कि ये प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है, ये एक मैकेनिज्म है, एक तंत्र है। ये वो कौन सा तंत्र है? आप कहेंगे प्राइस सपोर्ट तंत्र। इम्प्लीमेंट करता है जो स्टेट गवर्नमेंट को, और इसमें जो भी अंडर कह सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट की उसके ये उसमें इम्प्लीमेंट करता है। प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म एक तंत्र है जो इसको मूल्य को निर्धारित करता है, मूल्य निर्धारण का एक तंत्र है ये मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम जिसे बोला गया है। ये इसको क्या किया गया है कि इसे हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज जो थी उसमें इवेंट जो हमारा मार्केट प्राइस है उसमें क्या किया जाए, उसमें घटाना है, बढ़ाना है, प्रोक्योरमेंट है, उसमें क्या करना है, उसके लिए ये बनाया गया, तैयार किया गया है। ये स्कीम क्या होगी? ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 10% इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, और प्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, इसमें 10% डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें ये बताया गया है कि रूलिंग रेट्स ऑफ द प्रीवियस नॉर्मल ईयर, जो पहले नॉर्मल ईयर थे हमारे चल रहे थे, उनमें अगर इसमें नुकसान होता है तो जैसे नुकसान हो रहा है तो आप क्या करोगे कि आप उसमें क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन घटा देंगे। प्रोडक्शन घटाएंगे तो लोगों की मांग बढ़ेगी, लोगों की मांग बढ़ेगी। आपने इन्फ्लेशन आपने पढ़ा होगा ना, उसमें आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा एक कि कैसे उनका रेट बढ़ाया जाता है, मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है, और इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, ये सारी चीजें कैसे होती है। तो उसमें इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए आप इसमें ये कहेंगे कि उसमें जैसे रेट, आप एक प्रोसेस यही होता है कि आपके ये चीज है कोई, आप इसको दिमाग लगाना, एग्जाम में कभी कभी हम ऐसे ही दिमाग लगा लेते हैं। जैसे ये चीज है, ये कंपनी ने बनाया और ये बायर हैं, खरीदने वाले कस्टमर है, मार्केट में ये आ रही है। जैसे इसकी प्रोडक्शन कम होगी, मांग इसकी चली रही तो मांग और होगी कि भाई क्यों कम आ रहा है, हमें चाहिए चाहिए चाहिए, तो इसका रेट क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इसका काम कंपनी ने थोड़ा कम कर दिया। मांग बढ़ेगी तो ये क्या है, इसका रेट बढ़ेगा। अगर हम इसका ज्यादा मात्रा में भेज रहे हैं तो यहाँ रेट कम हो जाएगा, क्योंकि कंपटीटर भी होंगे, कुछ ना भी होगा। तो जब बहुत ज्यादा माल तैयार हो जाएगा तो कैसे कम पैसे मिलना। यही तो चाइना का प्रोसेस है कि माल खूब तैयार करो, उस सस्ते में बेचो, तब भी उन्हें प्रॉफिट होता है। वही चीज यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर का है, कमोडिटी है, उसको क्या करेंगे, उसमें जो हमारा प्रोडक्शन है उसे 10% क्या करें, डिस्क्रीज कर दें, रिड्यूस कर दें, और उसके रेट में जो है उसका एटलीस्ट क्या है, जो रेट है उसमें क्या करें, इंक्रीज कर दें या इम्प्लीमेंट कर दें। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, प्रोडक्शन में या रूलिंग रेट्स में क्या कर दें, ये चीजें हम कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। इसका दूसरा फंडा ये होता है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें थोड़ा अलग देखो, दो चीजें और। इसमें क्या है, प्रोडक्शन में ये तो बढ़ा दो, अरे मैं इसमें प्रोडक्शन में आपने बढ़ाया
ध्यान देना, प्रोडक्शन में आपने क्या किया, मतलब उसने कहा कि दो में एक करो, या तो प्रोडक्शन में 10% क्या करो, इंक्रीज कर दो एटलीस्ट, या आप उसमें क्या है जो नॉर्मल ईयर है उसमें 10% रेट क्या कर दो, कम कर दो। प्रोडक्शन बढ़ाओगे, लोगों को खरीदे, प्रोडक्शन 10% इंक्रीज हुआ, एटलीस्ट कम से कम 10% आपने इंक्रीज किया, और उसके मूल्य में इतना क्या कर दिया आपने, कम कर दिया, तो क्या होगा, ये और तेजी से बिकेगा बाजार में, सपोर्ट ये कर सकते। अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप इसे घटा भी सकते हैं, लेकिन इसमें सरकार ने कहा है कि आप अपने प्रोडक्शन को 10% इंक्रीज कीजिए, और जो आपका रेट है वो क्या है, रेट है जो उसमें मार्केट में चल रहा है इस समय, उसको 10% आप कम कर दीजिए, ये इससे सरकार ने कहा है। राइट, आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और देख लें कि ये हमारा किसके द्वारा हुआ है, इसे कौन कर रहा है। डिपार्टमेंट क्या है, एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, जो हमें कॉर्पोरेशन जो हमारा ये स्कीम है, इसे इम्प्लीमेंटिंग किया है, इसने इम्प्लीमेंट किया है इसको, और इसे कह सकते हैं डिपार्टमेंट ये कर रहा है। इसकी फंडिंग कहां से होगी, अंडर MIP फंड्स और नॉट अलॉटेड, कह सकते हैं द स्टेट्स एंड इंटरेस्टेड द सेंट्रल शेयर्स एज गाइड MIP। और आप इसमें ये भी देखेंगे कि अप्रूव्ड हुआ है कहाँ से, प्रपोजल रिसीव द गवर्नमेंट्स UTS, जो इसे अप्रूव देती है, अप्रूवल करती है, इसे बताती है कि हाँ वो आप काम कर सकते हैं। अप्रूवल कौन देता है, गवर्नमेंट देती है या फिर UT देता है, ठीक है। यूनियन से होता है स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज जो भी है हमारी, वो वहां की देंगी, ना कि इसमें सेंट्रल का जोर नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें नहीं करती है, इसमें काम करती है स्टेट गवर्नमेंट या UTS, जो हमारा यूनियन टेरिटरीज है वहां की जो गवर्नमेंट होगी या केंद्र का होगा, तो केंद्र वहां पर काम कर सकता है जहां यूनियन टेरिटरी होगा वहां, ठीक है। ये फंड आर नॉट एलोकेटेड, कह सकते हैं कि नहीं होगा टू द स्टेट्स, स्टेट के लिए एलोकेटेड नहीं होगा फंडिंग, ये खुद वो करेंगे अपना जो भी उसमें करेंगे, तो गवर्नमेंट खुद करेगी वहां पर। इसमें ये है, आगे चलेंगे, किसमें किसमें काम कर सकती है, इसमें आप देख रहे हैं, मैंने बताया था एप्पल, किनू, माल्टा, गार्लिक, ऑरेंज, गलगल, ग्रेप्स, मशरूम्स, क्लोव, ब्लैक पेपर, पीपर, पाइनएप्पल, जिंजर, रेड चिलीज का, इनमें सभी में ऐसा काम कर सकता है। हॉर्टिकल्चर में आएंगे, ये सारी चीजें इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम्स, टाइस। अब इसमें ये आपको फुल फॉर्म इसमें देख लेना, लेकिन टाइज इसमें ऐसे नहीं कि ये आपको PCS में काम कर सकता है, लेकिन इसमें ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम आया हुआ है। ये अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए हुआ है क्योंकि जो इसके स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इसकी, वो क्या है कि उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, और इसमें ये मेन जो देखेंगे आप, जैसे आप देखते हैं ना कि इकोनॉमिक जोन होते हैं, आपने देखा होगा इकोनॉमिक जोन होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, उन चीजों में उन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। वो क्या चेंज हुआ है उसके बारे में ये देख लें कि द स्कीम रिप्लेस अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या किया है, रिप्लेस किया इसने, किसको किया रिप्लेस, सेंट्रल स्कीम स्पॉन्सर्ड स्कीम को किया है। उसमें अगर बात करेंगे क्या है, असिस्टेंट टू स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब चीजों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट है, उसको क्या किया इन्होंने, ग्रोथ ऑफ द एक्सपोर्ट एंड ग्रोथ ऑफ द एक्सपोर्ट्स, इनको क्या किया है, असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर क्रिएट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसे तैयार कर रही है। इसका मेन ये है कि जो कम्पिटिटिव जो हमारे हैं एक्सपोर्टर्स, उनको कंपटीशन में या उन पे एक दूसरे में जो कंपटीशन हो रहा है उनके लिए तैयार कर रही है। कैसे आप ब्रिजिंग गैप्स कैसे लाएंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कैसे आप बढ़ाएंगे, कैसे आप फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल आप कैसे यूज करेंगे, आप क्या करना है आपको कि उसमें कंपटीटिव बढ़े और गवर्नमेंट का फायदा हो। जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उतना गवर्नमेंट को फायदा होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू, ये सारी चीजें मिलेंगी, स्ट्रक्चर बढ़ेगा। और इसमें कंपनीज जो होंगी इसके अंदर जो काम कर रही होंगी, जो कॉम्पिटिटिव होंगी, वो सारे के सारे क्या करेंगे, इस स्कीम के तहत उन्हें भी फायदा मिलेगा, उन्हें एक कॉम्पिटिटिव तैयार होगा उनके मार्केट में। जैसे आप देख लो कि जैसे DRDO है हमारे देश का, अगर कोई प्राइवेट कंपनी आ जाए, अभी गवर्नमेंट है तो ये बहुत कम काम करती है, बहुत धीरे करती है, एक काम करेगी तो इतना लेट करेगी कि आपका काम निकल जाएगा, कुछ नहीं। जैसे कि हमारे डिफेंस में हमारे गवर्नमेंट बताया था कि हमें चाहिए एरोप्लेन, जैसे कुछ है हमारे एयरक्राफ्ट चाहिए थे, उन्हें जब आप कहेंगे जब अटल बिहारी जी थे तब उन्होंने कहा था, और अभी तैयार होके आया। तो अभी जैसे कि अभी तैयार होके आया तो अभी क्या करेंगे, वो इतने दिनों में तो सब बेकार। अगर इसके कॉम्पिटिटिव तैयार हो जाए तो ये काम अच्छा करेगा,
काम अच्छा करेगा तो इनका जो कनेक्टिविटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, और ये फिर एक दूसरे के उसमें काम करेंगे, बैठेंगे नहीं, और इनको मेहनत भी, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट कह सकती है कि जब ये दे सकते हैं आप टाइम पे क्यों नहीं करते हैं। तो ये चीजें इसमें बड़ी सभी में है, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। इनका टाइप जो होता है, टाइज जो आप कह सकते हैं कि जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कंपटीशन के लिए। इसमें कंपटीटिव इवेंट्स हो जाएंगे और इसका एक्सपोर्ट का और भी बढ़ेगा, और इसमें फोकस्ड होगा एक्सपोर्ट के लिए ओनली। आप कह सकते हैं जो सेंट्रल और स्टेट एजेंसी हैं इसमें, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मैंने बोला ना अभी, कम्युनिटीज बोर्ड, जितने भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या स्टेट की एजेंसी हो, रिकॉग्नाइज एग्जाम गवर्नमेंट पॉलिसी एंड फाइनेंस सपोर्ट अंडर, ये सारी चीजें आप इसमें देखें। और इसमें यह देखना है आपको कि जो इसमें बन रही है चेन और जो इसमें बता रहा है वो कह क्या रहा है, समझा क्या रहा है। वो समझा ये रहा है कि आपको क्या करना है, जो स्पोर्ट लिंकेज होंगे लाइक बॉर्डर, हार्ट्स, लैंड कस्टम्स, स्टेशंस, क्वालिटी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट लैब्स, कोल्ड चेन, जो भी उनमें होगा उनका प्रमोशन करें, उनके साथ साथ उनका व्यापार बढ़ाएं, और जो गवर्नमेंट के उसमें आता है इंक्लूड करें कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे करें, बढ़ाएं, इसके काउंसिल कम्युनिटीज को बढ़ाएं, बोर्ड को, उससे अथॉरिटीज लें, और इसमें जितने भी हैं लोगों तक पहुंचाएं, इसकी पॉलिसी है वो सबको बताया जाए। और एलिजिबिलिटी यही है इसकी कि इस अथॉरिटीज, तभी अथॉरिटी मिलेगी इसको, पॉलिसी को आप तभी इसके अंदर में आ पाएंगे जब कैसे होगा कि आपको इस स्कीम प्रोवाइड तभी होगी जो हमारी सेटिंग अप है या आप ग्रेडेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट है, वो कैसा होगा, वो एक्सपोर्ट लिंकेज होगा, लिंक बॉर्डर होगा, हार्ट्स होंगे, लैंड कस्टम्स स्टेशन होंगे, जैसे क्वालिटी टेस्टिंग होगी, इसमें सर्टिफाइज होगा, लैब होगा, इनका सभी का एक टेस्ट होगा। इन सभी चीज में जो उन्हें जरूरत है, जिसको चेकिंग करनी चाहिए, उन सब के बारे में आपको उसके बारे में देखेगा, सुनेगा, फिर इसके बाद आपको कहेगा कि हाँ इस चीज की अब जांच कंप्लीट हो चुकी है। जैसे अभी हाल ही में मैंने एक बताया था कि जैसे चुसूल है, चुसूल नहीं, आपका एक पोर्ट है जो अभी समय बहुत न्यूज में था, जो निजी पोर्ट है, हमारा प्राइवेट पोर्ट आप कह सकते हैं, बंदरगाह है भारत का, जो कहाँ पर है आपको कहेंगे, ये है हमारा कच्छ, जो हमारा कच्छ वो कच्छ है कहाँ, गुजरात का। तो कच्छ के ऊपर एक पोर्ट बना हुआ है, उस पोर्ट को आप उसमें देखेंगे तो उस पोर्ट के बारे में है कि वो क्यों है, वहां पर क्या है, वहां पर जांच बैठी है, इसलिए वो इस समय न्यूज में आ गया है। तो उस वैसे ही सेम क्या है कि उसमें जांच बैठी, वो तो न्यूज में आ गया क्योंकि वहां जो चाइनीज कंपनियां थी उनका हमारे भारत की कंपनियों का क्या था, लेन देन होता था। और अभी भी जबकि बैन हो चुका है फिर भी आप उसमें जांच बैठी थी कि ये क्यों ऐसा चल रहा है, लगता है भी आता है, जांच बैठा दी गई थी। सेम इसमें भी है कि इसमें अब क्या होगा, ये तो अभी सरकार की हो गई, स्टेट की हो गई, जो सेंट्रल स्टेट हो गई या कोई भी एजेंसी है सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, उसमें क्या होगा कि इंक्लूड तो किया जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सब, लेकिन इसके साथ साथ इसको क्या होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। उसे फाइनेंशियल सपोर्ट तभी दिया जाएगा जब इसके लायक होगा। कैसे लायक होगा कि वो क्या क्या करेगा, वो जैसे कि सर्टिफिकेट उसके लैब्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट लैब्स, कोल्ड चेन्स, ट्रेड प्रमोशन सेंटर, ड्राई पॉट्स, जो भी उसको नीड है वो चीजें वहां पर अवेलेबल हों, वो और जो आपकी इकोनॉमिक जोन है वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ड्राई पॉट से वो सारी चीजें आपकी जांच होंगी, देन फिर आपको इसको अथॉरिटी दी जाएगी। आगे आता है अमेंडमेंट्स टू कंपनीज एक्ट। ये क्या है, अमेंडमेंट्स टू कंपनीज, वो कंपनीज एक्ट अभी हाल ही में 2019 में, ये जैसे CEA का आया था उसी टाइम पे ये भी आया था हमारा, तो कंपनीज का अमेंडमेंट बिल का। तो इसमें आपको बता दूं कि जो हमारा ट्रांसफर जो CSR फंड्स होते हैं, अब CRR CSR, आपको इसके बारे में थोड़ा सा NCERT देख लेना है। NCERT में जो चैप्टर हैं 12th में, 12th की दोनों जो NCERT हो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में आप उनमें थोड़ा सा पढ़ लेना है, आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। और थोड़ा सा आप उसमें जरूर उसमें देखें, इकोनॉमी के जो छोटे पार्ट आते हैं करंट से रिलेटेड वो उसी से पूछते हैं, तो आपको उसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसको जरूर पढ़ लें थोड़ा सा। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है जो फाइनेंशियल ईयर है, इन केस द मनी रिमेन्स अपसेट एंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू एनी फंड स्पेसिफिक इन शेड्यूल जो हमारा है 7 ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के 7 अनुसूची के तहत ये फंड स्पेसिफाइड किया गया है और स्पेसिफाई किया गया, और इसमें कह सकते हैं जिसमें फंड होगा सेपरेट अकाउंट होंगे उसके, सेम इसी तरह स्पेंड करने का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, जो हमारा अभी जैसे कि फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाता है कि अब मार्च अप्रैल से शुरू होता है और मार्च अप्रैल पे जो हमारा खत्म होता है, तो अप्रैल से शुरू होगा मार्च पे खत्म होगा, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसी फाइनेंशियल ईयर पर इसका भी काम होगा, वो भी सेपरेट थोड़ा वो किया जाएगा। इसमें ये अमेंडमेंट इसलिए मेन इसका क्या है कि जो बिल पास हुआ, ये बिल आया, अमेंड सुधार हुआ, इसमें बिल तो पहले आ गया था, इसमें सुधार हुआ। सुधार इसमें
इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो बर्डन था, जो स्पेशल कोर्ट्स थे उनको क्या किया गया, रिड्यूसिंग किया, उनको कम किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट डील द वॉलंटियर। तो उसमें क्या है कि जो टीथ ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट्स जो डील थी, जो उसके होते थे, उनमें थोड़ा रिड्यूस किया गया, बर्डन जो था उसे कम किया गया है। कोर्ट्स तो इसके पहले बहुत बर्डन होता था कि ये करना है, इसमें ये भी होना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा कम किया गया है। इसमें मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ये इससे बनेगा वो ये है कि इसमें जो जिसके तहत इसमें रूल ऑफ प्रिंसिपल रखे गए हैं वो है कौन सा, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, ठीक है। एक्ट के 7 शेड्यूल के तहत, इसके एक्ट के 7 शेड्यूल के तहत इसमें हमने क्या किया है, थोड़ा सुधार किया है। सुधार क्या क्या किया है इसमें, कि जो बर्डन था स्पेशल कोर्ट्स का, तो उनमें थोड़ा सा कमी की है हमने, कि ज्यादा अब दिक्कत ना हो। इसके बाद आप देखेंगे इसमें जो नेशनल फाइनेंस रिपोर्ट अथॉरिटी है, NFRA जिसे बोलते हैं, NFRA, ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमारा क्या करेगा, डिवीजन एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, जो इसके तहत हम क्या करेंगे, जो एनेबल होंगे इसके तहत, उन्हें एनेबल करेंगे, उन्हें सक्रिय करेंगे इस पे ये काम करने के लिए। इसके तहत होंगे, किसके तहत होगा, NFRA के तहत होगा। इसके बाद इसमें रजिस्टर ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होंगे वो कैसे होंगे, वो कंपनीज के नेम, लेटर, जो उस बिजनेस एक्टिविटी है उनके एक्ट के आधार पर, बिजनेस एक्टिविटी जो एज पर एक्ट के आधार पे उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसमें क्या हटाना है, क्या रखना है, इसके तहत काम करेगा। कौन सा एक्ट शेड्यूल क्या है, 7 के तहत इसमें कौन कराएगा, रजिस्ट्रार कराएगा। क्या चीजें इसमें इंपावर में रखनी चाहिए, क्या चीजें इसकी हटानी चाहिए, कंपनी का नेम कैसा होना चाहिए, कंपनी के नेम में कौन सी चीजें लगनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें, कंपनी का नेम कैसे रखना चाहिए, ये सारी चीजें की बड़ा कैपिटल कौन सा होगा, छोटा, तो ये इसमें अब इस बार कर सकते हैं ऐसा शुरुआत। दूसरा इसमें है कि ट्रांसफर सम फंक्शन फ्रॉम द NCLT एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज अ डीलिंग एप्लीकेशन ऑफ द चेंज फाइनेंशियल ईयर। देखो इसमें मेन क्या है ना, कि आपको ये चीज ध्यान, जो इसका प्रपोजेस क्या है, प्रपोजेस ये है NCLT सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा ट्रांसफर सम फंक्शन, किसके द्वारा किया गया है, NCLT के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए किया गया है। NCLT के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए किया गया है, तो ये ट्रांसफर सम फंक्शन जिससे ट्रांसफर किए गए हैं फंक्शन को, वो किसके लिए किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए किया गया है। किसने किया है, तो कहोगे आप NCLT ने किया है सर, इसके लिए काम किया है। और इसमें मेन ये है कि जो हमारा ये पब्लिक प्राइवेट कंपनीज हैं, ये उनके लिए किया गया है मेन। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर ये चाहे, अगर ये चाहती है ऐसा फाइनेंशियल ईयर इसका चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकती है। इसका फाइनेंशियल ईयर है वो चेंज कर सकती। कौन चेंज कर सकता है, ये अमेंडमेंट में इसमें लिखा गया है कि अगर वो चाहे तो इसके द्वारा, NCLT के द्वारा, इनके द्वारा क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ये हमारी क्या है, NCLT से सलाह लेकर गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या किया जा सकता है, इसके फाइनेंशियल ईयर को, एप्लीकेशन को चेंज किया जा सकता है डीलिंग के तहत। क्या चीज, कि आपको क्या कब से कब फाइनेंशियल रखना है, या इसमें कन्वर्सेशन करके, ये प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें वार्तालाप करके, कमेटी बैठाकर उसमें बात करेंगे कि अब कौन सा रखना चाहिए, कौन सा बेटर होगा आपके लिए और हमारे लिए। तो वो से यही चीज काम कर सकती है, कौन सी काम करेगा, NCLT ही इसको प्रमोशन इस पे बता सकता है, यही इसे आगे फॉरवर्ड करेगा कि हाँ ये होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो फायदेमंद होंगे, जो उसके लिए होगा, तो वो कौन का, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्ट नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट किससे करवाएगी, इससे रूल बनवाएगी। ठीक है, ये बताएगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये मीटिंग के तहत ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रहेगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ये बैठ के बातें होंगी, फिर आगे इस बिल से आपको कहेगा कि जो नॉन मेंटेनेंस है, रजिस्टर ऑफिस है, नॉन रिपोर्टिंग कमेंसमेंट है, बिजनेस ग्राउंड है, उनमें एक स्ट्राइकिंग कह सकते हैं, स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम एंड कंपनीज, रजिस्टर कंपनी जितनी भी हैं उनमें कैसे होना चाहिए, उसमें बिजनेस कैसे उसे मेंटेनेंस कहा जाए, कैसे क्या काम किया जाए, उनके बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, आप इसके बारे में जानते हैं, ये बहुत ही समय चर्चा में भी है, चर्चा नहीं भी होगा तो चर्चा में आ जाना इस बार। कारण क्या है आने का, आगे आने का कारण ये है बेटा इसमें, क्योंकि आप ये देखिए कि इस समय किसानों के लिए बहुत ही भयानक ये है कि इस समय कोरोना है, बाहर से कमाई होगी नहीं कुछ। जब बाहर से नहीं कमाई होगी तो इसमें आएगा कौन, तो ये क्या कर रहे हैं कि जब वहां से लोन जो लिए हैं तो उनको क्या है कि पूछ सकता है, ऐसा कि पहले की न्यूज है, उसमें क्या पूछेगा, उसमें यह है कि लोन अब वो कहां से लाएंगे, खाद कहां से लाएंगे, क्योंकि उतना उनके अनाज पैदान में बाहर से ला भी नहीं पाए। बहुत सारे अभी भी जैसे कहीं कहीं देख रहे हैं कि अब पैसा वो वहां से ब्लॉक में भी इस समय इतनी भीड़ की वजह से
टाइम से मिल नहीं रहा, तो उन्हें कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए भी क्रेडिट कार्ड को बढ़ाना चाहिए, उनकी मांग है। यहाँ पर भी यही कहा गया है कि उनको जो फैसिलिटीज हैं उसमें एक्सटेंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। उन्होंने केसीसी इसलिए चर्चा में था किसान क्रेडिट कार्ड कि इसके जो फैसिलिटीज हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, उनको क्या किया जाए कि फायदा जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा सा उनके फायदेमंद हो, इसकी फैसिलिटीज में कुछ चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि जो क्रेडिट कार्ड है फैसिलिटीज में ये किया गया है टू फिश एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स टू हेल्प देम मीट देयर वर्क। जो अभी तक क्या होता था, ये अभी सिर्फ इनको नहीं होता था, अब क्या होने लगा कि जो इसमें आप ये देखेंगे कि जो इसमें फिशरीज है, जो मछुआरे हैं उनके लिए, और दूसरा आपका एनिमल हस्बेंड्री फार्मर है जो, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री फार्मर है, उनके लिए क्या किया गया है, उनके लिए भी इसमें फैसिलिटीज दी गई हैं। क्या दिया गया कि हेल्प करेगा उनके वर्किंग कैपिटल नीड्स में, जो उनको जरूरत है, उनके नीड जरूरत है, किस जगह पे उन्हें क्या जरूरत पड़ती है उनके लोन के लिए, तो वो फैसिलिटी दीजिए कि अब इन्हें भी वर्किंग कैपिटल नीड्स में, जो वर्किंग में नीड पड़ेगी, जैसे कि अब हमें कि उनके लिए कुछ बनवाना है, ये इसके लिए तालाब का है, फिशरीज वो करना चाहता है, वो अपने मछलियां पालना चाहता है, मछली पालन करना चाहता है, उसके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट उसे सहायता करेगी, उसके लिए एक लोन बनाएगी केसीसी के रूप में। किसान जैसे आप गाँव में देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने खेतों में तालाब खुलवा के मछली पालन कर रहे हैं, तो वो इसके तहत आएगा। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फार्मर्स जो हमारे हैं, तो उनमें जैसे कि गौशाला या फिर आपका जो भी इसके आप देख रहे हैं कि भैंसों का लोन, आपने डेयरी फार्म का लोन, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो वो सब इसी के लिए क्या है कि उन्हें जो जरूरत है उस पर आप बढ़ाया जाए, उस पर आपको चर्चा की जाए और इस पे इनके लिए जो नीड है उसको बढ़ाया जाए, इसलिए एक्सटेंड किया जाए। तो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने कि इनके लिए ऐसा कर दिया जाए और इन्हें फायदा मिले, ये भटके नहीं, ये किसी के पास ज्यादा जाए नहीं कि हमें ये चीज है। अब लोग बेवकूफ भी बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीज किया जाए और आप उनको फायदा मिले, उनको नीड के लिए दर बदर भटकना चाहे, दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट से लें और अपना काम करें, फिर गवर्नमेंट को टाइम पे अदा कर दें। ठीक है, ये इनका था और ये बजट स्पीच में किया गया था। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी इसकी क्रेडिट कार्ड की अनाउंस हुआ था, सबसे पहला जो क्रेडिट कार्ड आया था 1998 में या 99 में, इस वाले बजट सत्र में आया था। हमारे स्पीच में इसमें बोला गया था सबसे पहला किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से 99 के बीच आया था। ठीक है, पूछ सकता है। और इसके बाद देखो इसमें क्या है कि आप नाबार्ड का नाम सुने होंगे, नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसमें क्या है कि इसका काम होता है, इसमें उस टाइम पे ये आई थी स्कीम जब इसमें गुप्ता मॉडल काम कर, गुप्ता कमेटी, वी गुप्ता कमेटी ने इसमें काम किया था। इस वी गुप्ता कमेटी ने के तहत ये हमारा नाबार्ड जो बना था वो किसके उसमें कह सकते हैं प्रिपेयर तैयार हुआ था। नाबार्ड मॉडल जो स्कीम है, ये जो हमारा केसीसी स्कीम है, ये केसीसी, ये नाबार्ड और प्लस किसके रिकमेंडेशन पे, वी गुप्ता कमेटी के रिकमेंड पे, कहने पर ये जो हमारा नाबार्ड है इसने इसको तैयार किया था, इसको प्रिपेयर किया था। आपको ये पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या आ गया, कोऑपरेटिव बैंक, नेशनल रीजनल रूरल बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर्स बैंक। और आप ये कह सकते हैं जितने सहकारी बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक्स है या कोऑपरेटिव है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, उसमें बुक में दिया है और थोड़ा डिटेल में, वैसे मैंने बता ही दिया, उसमें कुछ इतना ज्यादा नहीं आएगा। तो इसके लिए इन्होंने चर्चा की है कि ये सारी चीजें जिसमें प्राइवेट बैंक्स हैं, सहकारी बैंक है, पब्लिक बैंक्स हैं, ये भी इन्हें लोन दे सकती है इस मामले में। ठीक है, ये भी क्रेडिट कार्ड इनके बना सकते हैं, कवर किया गया इनके। और इनके रिस्क के जैसे कह सकते हैं डिसेबिलिटी या कुछ ऐसा हो जाता है, इनके साथ खतरा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने क्या किया है कि स्कीम में कवर किया गया है कि उन्हें कैसे उन्हें दिया जाएगा और उनके लिए कैसे वसूला जाएगा, उनसे कैसे उससे सहायता मिलेगी। तो ये भी कहा गया है कि स्कीम कवर्स रिस्क ऑफ केसीसी होल्डर्स, जो उसके डेथ के अगेंस्ट या परमानेंट डिसेबिलिटी रिजल्टिंग के तहत भी जो भी चीजें उसमें आएंगी, उनको भी समस्याएं आएंगी, उनको भी इन्होंने कवर किया है इस स्कीम में कि उनको कैसे निपटारा किया जाएगा, उसके बारे में भी इसमें प्रेजेंट किया, उसमें दिखाया गया, दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप उसमें भी देख लेंगे ये चीजों के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें थोड़ा सा एक चीज ये देखेंगे कि क्या क्या इसमें जरूरत है और क्या चीजें होनी चाहिए। इसमें मेन है कि जो प्रोवाइड कर रही है टाइमली क्रेडिट का सपोर्ट है, बैंकिंग सिस्टम कहा है कि इसमें ये कहा है कि जो इसमें टाइमली क्रेडिट सपोर्ट इसमें मिलना चाहिए बैंक सिस्टम से, और फार्मर को एक सस्ते रेट पे कहा जाए, सस्ते ब्याज दर पर इन्हें प्रदान किया जाए। यह कहा गया है कि सस्ते ब्याज दर पर किसानों को दिया जाए, जिससे उसको दिक्कत ना हो, उसे जमा करने में आसानी से, साल भर में एक बार एनुअल जो वार्षिक ब्याज होगी और बहुत चीपेस्ट होगी, बहुत कम होगी। और इसमें क्या है, टाइम टू रिक्वायरमेंट इसमें कह रहा है कि प्रोवाइड क्रेडिट एट द टाइम
ऑफ रिक्वायरमेंट, जिसके टाइम होना चाहिए कि 1 साल के लिए है कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए है, फिर इसके बाद इसको क्या होना चाहिए, वापस इसमें पैसा जमा भी कराना चाहिए, इसके बाद फिर रिन्यूअल करके या फिर ऐसा करके आप उस टाइम पे जमा कराएं। वो भी इसमें क्या है कि क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, इस क्रेडिट की जो है एक टाइम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना है आपको। दूसरा इसमें क्या है कि हार्वेस्ट एक्सपेंड होती है, वर्किंग कैपिटल, मेंटेनेंस, एसेट्स, जो भी एक्टिविटीज अलाइड एग्रीकल्चर, जो भी इसमें आता है फार्मर से एसेट्स, फार्मर एसेट्स होते हैं, उनको प्रोवाइड कराइए, जो उन्हें जरूरत की चीजें हैं, एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, उनको अगर उसमें लगता है इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्ट कराएं और अपना पैसा, उन्हें पैसा दें। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो है एग्रीकल्चर के, तो उसमें भी लैंड डेवलपमेंट या पंप सेट या प्लांटेशन या ड्रिप इरिगेशन, जो भी सिंचाई के लिए है, प्लांटेशन के लिए, ये जो जरूरत पड़ रही है, इनके लिए भी आप क्रेडिट कार्ड से क्या करें, पैसा दें, उनको भी लोन दें। और उसके लिए सुविधा, जैसे मछली तो खोल ली, लेकिन मछली के लिए पानी कहां से आएगा, आपको ट्यूबवेल की जरूरत पड़ेगी, ट्यूबवेल लगवाएंगे तो उसके लिए भी पैसा, तो वो सारा चीज आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से क्या करेंगे, आप उसको लोन देंगे, केसीसी के तहत वो अपनी चीजें बनाएगा, उसको कराएगा। जैसे लैंड डेवलप कराना है या पंप सेट लगवाना है, कुछ भी करना, पेड़ पौधे लगवाना, तो इसके लिए भी आप उसमें सहायता करेंगे। ठीक है, अब इसमें यह कहा गया कि और भी इसमें थोड़ा सा फीचर्स और है, आप कह सकते हैं कि इसमें कैश क्रेडिट फैसिलिटी है कि आप उसमें कैश ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्रेडिट कार्ड जैसे प्राइवेट बैंक बनाते हैं कि आप सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को, ऐसा नहीं है। इसमें आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, रिपेमेंट भी कर सकते हैं विद द लिमिट, लिमिट के आधार पर जितना भी आपकी लिमिट होगी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की, आप उसे ले लेंगे। लेने के बाद क्या होगा, आप उसे लेके आप फिर से उसे जो टाइम पे है उसमें जमा कर दीजिए उसको, और वापस उसको टाइम पे फिर आपको जब जरूरत पड़े तब आप उसे फिर से निकाल लीजिए और उसकी लिमिट भी एक्सटेंड करा सकते हैं, बढ़वा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा एक चीजें और देख लेते हैं, क्या चीजें हैं। टाइम रिलीज स्टडी, ठीक है, टाइम रिलीज स्टडी ये क्यों ऐसा चर्चा में है, ये इसे किसने किया है और ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम देखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। इससे चर्चा में इसलिए है बेटा ये सबसे ज्यादा चर्चा में, क्योंकि नेशनल टाइम रिलीज स्टडी इसने अभी हाल ही में लॉन्च किया। इन्होंने क्या किया है कि जो रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता है उसने कंडक्ट कराया इसको, ये पहला ऐसा ये स्टडी प्लान बनाया गया, पहला फर्स्ट नेशनल टाइम रिलीज स्टडी है ये। इसमें क्या कहा गया, जो फास्टर मूवमेंट ऑफ कार्गो अक्रॉस बॉर्डर एंड बेनिफिशियरीज, इसमें क्या मेन काम क्या है, देखो मैं बता दूं कि जो आप कह सकते हैं कि क्लियरेंस गुड्स एंड अराइवल, फिजिकल रिलीज कार्गो, एंड आप ये कहेंगे इसमें कि मैं आपसे एक मेन चीज कर सकता हूं, जैसे कि ट्रेड वाला होता है ना, ट्रेड व्यापार, WTO आपने सोचा होगा, उसके लिए इन्होंने टाइम ये रखा हुआ है। ये क्या किया इन्होंने कि जो WTO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसके तहत इसमें टाइम रिलीज स्टडी, उसमें टाइम रिलीज स्टडी का मतलब ये है कि आपके पढ़ने वाले टाइम से नहीं है, उसको रिलीज किया है, उसको टाइम को थोड़ा सा और ज्यादा टाइम देने की कोशिश की है, और थोड़ा सा उसे समझने की, आपको अगर 10 महीने की जरूरत है तो आपको 15 महीने का टाइम ऐसा रिलीज किया गया है। तो आप उसमें टाइम में थोड़ा सा इन्होंने बढ़ोतरी की है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है, ये पहली बार, तो आप ये सोचेंगे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे पहली बार कंडक्ट करा रही है। मेन इसका जो है कार्गो अक्रॉस जो है कार्गो है, वो क्या करेगा, जो हमारे बेनिफिट्स ट्रेडर्स होंगे उनके लिए इन्होंने फास्टर मूवमेंट कर दिया, मतलब और तेजी से काम करने की इन्हें क्षमता प्रदान करने की कोशिश की है कि इन्हें और तेजी से अपना व्यापार बढ़ाएं, और तेजी से काम करें, रुके नहीं। टाइम रिलीज किया कि आपको थोड़ा टाइम और दिया जाएगा, आप और जल्दी करें काम। दूसरा इसमें ये कहेंगे कि जो हमारा ये है टाइम रिलीज स्टडी, जो स्ट्रेटेजिक है इसकी, उसने किसने शुरुआत करने की कोशिश की, तो आप कहोगे WCO, मतलब आपको वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसने टाइम रिलीज स्टडी को सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एंड द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया, टूल्स को इसको इस रूप में रिप्रेजेंट किया सभी को कि एक इंटरनेशनली ये के रूप में इसे पहचानो, आप ये क्या है ये क्या नहीं, यही टाइम रिलीज के लिए बताया इसने कि टाइम रिलीज से क्या क्या फायदे होंगे। एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिलीज एंड कह सकते हैं क्लियरेंस द गुड्स, टाइम अराइविंग अंटिल द फिजिकल रिलीज ऑफ द कार्गो। इसमें कह सकते हैं जो आप फिजिकल रूप से जो काम करते हैं और जो आपको और जरूरत पड़ती है, कैसे जरूरत पड़ेगी कि गुड्स के लिए टाइम पे आना और टाइम पे जाना, इसके लिए जो है आप जैसे कि आप 2 दिन में कोई चीज पहुंचाते हैं तो आप नहीं पहुंच पाते, तो उसको आप टाइम रिलीज का इससे हो जाएगा कि आपको थोड़ा छोड़ दे कि आप 2 के दिन 4 दिन आप बताइए टाइम पे, लेकिन वो चीजें टाइम पे आना शुरू हो जाएंगी, टाइम पे हर चीज काम शुरू हो जाएगा
और इसमें ये फायदा रहेगा कि वो चीजें टाइम पे आना शुरू हो जाएंगी, फिजिकल रिलीज थोड़ा सा कार्गो का जो होने लगेगा और उस पर काम थोड़ा ज्यादा होने लगेगा, ये चीजें हो जाएंगी इसमें। अब मेन इसमें काम बेटा ये देखना है कि जो इसमें काम जो हो रहा है WCO का, जो जिसके कानून के तहत किया गया है, तो WCO ने स्पेशली इसमें कह सकते हैं रेफरेंस्ड आर्टिकल 7.6 आर्टिकल 7.6 के तहत ट्रेड के जो हमारा WTO के आर्टिकल नंबर 7.6 आप कह सकते हैं कि इसके एग्रीमेंट के तहत ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA के तहत इसमें टूल्स मेंबर मेजर पब्लिश एवरेज रिलीज टाइम टू ऑफ गुड्स, इसके लिए इन्होंने किया है कि जो भी ट्रेड फैसिलिटेशन होंगे और एग्रीमेंट जो इसके हैं, जो हमारा ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA है, इसके जो टूल्स होंगे, मेंबर होंगे, उनको टाइम रिलीज के लिए जो इसमें बताया गया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस में है। उन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट किसके लिए होगा, ये होगा हमारे जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, लेकिन वो किसके लिए मेन कहा गया, जो WTO के तहत जो हमारा इनेबल फास्टर मूवमेंट जो होता है, कार्गो मेन जो हमारा काम करता है बॉर्डर बेनिफिट पर, बॉर्डर्स पर, और उसके लिए बेनिफिट्स ये हैं कि टाइम पे आना जाना, उस सामान का जो थिंग्स होती हैं उनका टाइम से लेन देन होगा, टाइम से सारी चीजें आएंगी। और मेन इसका मेन ये है कि आपको फिजिकली रिलीज भी मिलेगा कार्गो में, और दूसरा इसमें क्या होगा कि जो नेसेसरी मेजर हैं उनमें इंप्रूव होगा, उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी, उनके प्रोसीड्यूर्स बढ़ेंगे, उनके प्रोसीड्यूर्स एफिशिएंसी होगी और इफेक्टिवनेस होगी इसमें। और मेन इसका ये है कि आपको एग्जाम में जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि WTO के किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये दिया गया है 7.6 आर्टिकल पर, और ये फैसले क्या किस पे काम कर रहा है, WTO के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के तहत उसके टूल्स के रूप में काम करता है, और ये पब्लिश एवरेज रिलीज टाइम ऑफ गुड्स है। ठीक है, इसके बारे में इसकी चर्चा की गई। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा ये चीज देखेंगे, ये कहां से ध्यान देना है, आपको क्या पढ़ना है। WTO की बात आई है इसमें और एक WCO की बात आई है, तो आप WTO पढ़ लेना। आप WTO आपके बारे में इसमें आपके इकोनॉमी में भी दिया है, इकोनॉमी में आप पढ़ लेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा WTO का कब संगठन हुआ, इसका कब ये बनाया गया, इसका मुख्यालय कहां पर है और इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, इसके बारे में समझ में आ जाएगा। अगर नहीं तो इसमें आप देखेंगे एक इंटर की है जो आपकी उसमें आता है, पॉलिटी की बुक है, उसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लगभग बताया गया है, तो आप उसमें भी इससे पढ़ सकते हैं। इसको पढ़िएगा जरूर, इसका बैकग्राउंड आपको तैयार करना है। और इससे मेन ये है कि बॉटलनेक्स ऑफ ट्रेड फ्लो प्रोसेस एंड टेकिंग नेसेसरी मेजर्स इम्प्रूव, जो हमें जरूरत की चीजें हैं जो उसमें इम्प्रूव करना चाहिए प्रोसेस में, और उसके लिए जो हमें टाइम लेना चाहिए, जो उसकी माफ करना, जैसे नाप तोल के आधार पे जो भी हमें जरूरत है, नीड है उसके लिए, उस पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत होना चाहिए उसमें ये चीजें बढ़ाई गई हैं। टाइम रिलीज रखा गया, टाइम रिलीज स्टडी इसमें काम आएगा हमारा। किसमें काम आएगा कि जो हमारा कार्गो मूवमेंट है, कार्गो अक्रॉस बॉर्डर बेनिफिशियरीज है, उनके लिए मूवमेंट में फास्टर होने लगेगा, उसका मूवमेंट जो होगा वो फास्टर होने लगेगा, तेजी से काम होने लगेगा। टाइम रिलीज स्टडी में यही बताया गया है कि जो काम हो रहा है गुड्स का वो थोड़ा सा तेज होने लगेगा, ठीक है, और स्पीड से काम करेगा। अगला है हमारा क्या है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, DFC। क्या है, DFC, वेस्टर्न DFC, WDFC, वेस्टर्न डेडिकेटेड फॉरेन कह रहा हूं, फ्रेट कॉरिडोर, DFC। ठीक है, इसमें देखो ये है, इसमें अभी एक चीज आपको इसमें मसाला बॉन्ड भी आएगा, वो भी चर्चा में बहुत है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो बोर्ड है, ब्रॉड गॉग कॉरिडोर है, ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश, आप यूपी को जानते हैं ना, यूपी में क्या किया गया है, 1504 किलोमीटर का वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया है, स्टार्ट किया जा रहा है। ये कहां पर किया जा रहा है, एट दादरी इन उत्तर प्रदेश, एंड द स्ट्रेचेस टिल कंट्रीज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एंड नियर मुंबई। इसमें यह कहा गया है कि जो एक 1504 किलोमीटर का जो फ्रेटेड कॉरिडोर है वो तैयार किया जा रहा है, कहां पर, दादरी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। एंड इट इज स्टिल अ कंट्री लार्जेस्ट कॉरिडोर, जो हमारा सबसे बड़ा कॉरिडोर है वो कहां पर भारत में सबसे बड़ा बना है, आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट
मुंबई, कहाँ पर, नियर मुंबई, मुंबई के पास ये सबसे बड़ा हमारा जो पोर्ट इसका बना हुआ है, लार्जेस्ट कंट्री का, स्ट्रेचेस टिल, जो हमारा कैसा डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर है, सबसे बड़ा बना है यहाँ पर। कहाँ पर बना है ये आप कहेंगे मुंबई पे बना हुआ है। और अब जो बन रहा है 1504 किलोमीटर का वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर, ये कहाँ बन रहा है आपका, उत्तर प्रदेश में बन रहा है, दादरी पर, दादरी पर ये बन रहा है। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है कि ये जो हमारा अक्टूबर में डेडिकेटेड बॉडी जो बनी थी, तैयार हुई थी दिल्ली, वो मुंबई में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था, ये 2006 में हुआ था। कहां पर हुआ था, 2006 में हुआ था, ये इंडिया में पहली बार हुआ था। और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, आप कह सकते हैं किसके द्वारा पूछा जाएगा ये, कि जो हमारा ये बन रहा है DFC, ये इसे सबसे पहले जिसने बनवाया उसने किसने बनवाया, तो आप कहोगे DFCCIL, इसके द्वारा ये तैयार किया गया था। कब किया गया था, 2006 में तैयार किया गया था। ठीक है, अब आता है कि जो फंड करता है इसका, प्रोजेक्ट विल बी फंड, किसके द्वारा फंड होता है, कह सकते हैं ये कहते सॉफ्ट लोन ऑफ द 4 बिलियन, कितना, $4 बिलियन इसमें प्रोवाइड जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने किया है, अंडर द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमी पार्टनरशिप स्टेप के द्वारा। और ये इसके तहत जापान कंपनी जो हमारी है, कॉर्पोरेशन एजेंसी है, उसके फंड से ये तैयार हो रहा है। उसने कितना हमें प्रोवाइड कराया है, $4 बिलियन, $4 बिलियन इसने हमें प्रोवाइड कराया। और उसे प्रोवाइड कराने से इस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, फंड दिया, और हम इस प्रोजेक्ट को इसमें पूरा करेंगे। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि इस प्रोसेस जो बड़ोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर एंड फुलेरा एंड द रिवॉन एंड आप कह सकते हैं पासिंग थ्रू, और यूपी में देखेंगे तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये हमारे पासिंग थ्रो और पासेस थ्रो जो है हमारे हैं, ये कहाँ से निकल रहे हैं, इसके बारे में पूछ लेता है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में यही पूछेगा कि हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि ये ऐसे ना करके एक फिगर मेंटेन करके भूगोल जियोग्राफी में इसको डाल सकता है, या फिर इसी से रिलेटेड कर देगा। ये पूछेगा कि ये बताइए उत्तर से पश्चिम की ओर, पश्चिम से ऐसे, ये दक्षिण से उत्तर की ओर, ये पश्चिम से पूरब की ओर देखें, या आप उसमें कि पासेस थ्रू कौन कौन से उसमें, तो आप बताओगे एक तो पहले अहमदाबाद में है, बड़ोदरा भी है, वहीं अहमदाबाद में पालनपुर, आपका फुलेरा और आपका रेवाड़ी। लेकिन अगर बात करें कि पासिंग थ्रू यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो स्टेट में ये आएंगे। अब आप यूपी इसमें देख सकते हैं कि ऐसे में अगर पूछेगा तो कैसा होगा, ऐसे में पूछेगा तो कैसे पूछेगा। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है, एग्जाम में ऐसे यूपीएससी पूछ लेता है। आप देखेंगे 2016 का पेपर उठा के तो उसमें कुछ ऐसा ही पूछा था, किसके बारे में, जो सीज थे तुम्हारे कि मध्य सागर, भूमध्य सागर, आपका भूमध्य सागर, हिंद महासागर या काला सागर, इनको एक रो पे लगाइए, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर या पश्चिम से पूरा, ऐसे कुछ क्वेश्चन था उसमें, तो उसके लिए इन्होंने पूछा था। तो ऐसे करके पूछ सकता है, तो आपको बताना है। या फिर कहेंगे पासेस थ्रो जो है, पासेस कहाँ से जा रहे हैं, तो आपको बड़ोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, रेवाड़ी, फुलेरा से। और पासिंग जो थ्रू है हमारा यूपी, हरियाणा और राजस्थान। स्टेट की बात करें तो स्टेट में ये है, और जगह की बात करें तो जगह में ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें से थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखाऊंगा। मैप में इसमें दिया है कॉरिडोर, कैसे कैसे इसमें गया है, कॉरिडोर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये कॉरिडोर मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें समझ में आ जाएगा। ये हमारा उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, यहां से ये कॉरिडोर ही दिखा रहा है, फ्राइट कॉरिडोर जो चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश में यहां पर बन रहा है। यहां पर ये इस जगह पर 1504 किलोमीटर ये कॉरिडोर जो बन रहा है, 1504 किलोमीटर के लंबाई का बन रहा है। ये कहां पर बन रहा है, दादरी पर। इससे पहले जो भारत में बना, मैंने बताया था, भारत में 2006 में बनाया गया था, और ये मुंबई के पास बना था सबसे पहला। ठीक है, अब देखिए इसमें इसने ये बताया कि यहां पर बना है। और दूसरा जो ये दिखा रहे हैं आपको पॉइंट, आपको दिख रहा होगा, यहां से थोड़ा ब्लर है लेकिन शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारे जो आ रहे हैं पोर्ट, ये वही चीज दिखा रहे हैं। गुजरात में देखिए कहाँ कहाँ है, ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये उन्हीं के दिखा रहे हैं हमारे कॉरिडोर का कहाँ कहाँ से होके गया है। जैसे मैंने बताया था उसमें बड़ोदरा, अहमदाबाद, फुलेरी और आपका ये, तो इसमें और उसमें स्टेट में देखा जाए तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, इनके बारे में। ठीक है, ठीक ठीक, तो मैं इसको बात करके थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ।
ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आ जाएगा कि जो हमारा ये स्टार्ट हो रहा है डीएफसीसी के द्वारा ये तैयार होता है। डीएफसीसी इस रजिस्टर्ड करती है इस कॉरिडोर को, इस कॉपरेशन में। और इसमें मैंने बताया कि मदद कौन कर रहा है, जापान की एजेंसी है जो इसे मदद कर रही है, जो लगभग $4 बिलियन इसमें दिया है उसने बनाने के लिए। और ये हमारा मैंने बताया कि 2006 में एक कंपनी आया, कंपनी का एक्ट में संशोधन हुआ, इसमें बना। लेकिन शुरुआत जो पहली बार जो बना इंडिया में, मुंबई में बना था और 2006 में बना था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान दे लेनी है और इसमें कुछ नहीं खास। और अब चलते हैं हम इस पे, हम ये सेक्टर अब पढ़ेंगे थोड़ा सा, बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। थोड़ी देर आप भी आराम कर लीजिए और मैं भी आता हूँ, 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट में आप जो भी है पी खा लीजिए और इसके बाद फिर बैठ के पढ़ते हैं। और आपको इस पर मेहनत जरूर करना है, यूपीएससी का बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, थैंक यू गाइस, फिर आते हैं।